Cool. Welcome to the second class of our Node.js sessions. हमने लास्ट क्लास में बेसिक HTTP सर्वर कैसे काम करता है, हाउ बेसिक थिंग्स वर्क्स हमने ये देखा था. हमने उसके ऊपर डिफरेंट एंड पॉइंट्स बना के देखने की कोशिश की थी प्लेन HTTP सर्वर के ऊपर, प्लेन HTTP का मॉड्यूल यूज़ करते हुए, जो कि Node.js के अंदर आपको शिप्ड आता है, बिल्ट इन आता है. कोई क्वेश्चन है कि किसी के तो प्लीज़ पूछ लीजिए. मैं एक जल्दी से एक रिवीजन करवा दूंगा, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, अगले मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे आप HTTP सर्वर को मज़ीद स्मार्टर कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर मज़ीद फंक्शनलिटीज़ ऐड करते चले जाते हैं. तो ये मेरा एक बेसिक सा सर्वर था. यहाँ पे हमने क्या काम करा हुआ है, यहाँ पे हमने काम ही करा हुआ है कि हमारे पास एक HTTP लाइब्रेरी जिसको हमने इंपोर्ट करा है, यानी रिक्वायर करवाते हैं हम Node.js में प्लेन जब हम Node.js यूज़ कर रहे हैं. इनरोल के नाम की मैंने एक और चीज़ रिक्वायर करवाई हुई है. इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने कहा है कि ये स्टूडेंट के मॉड्यूल के अंदर इनरोल के नाम की एक फ़ाइल है, ये रिक्वायर करवा लेना. ये मेरी कस्टम फ़ाइल है, मुझे पता चल रहा है इसका, क्योंकि मैंने इसका रिलेटिव पाथ दिया हुआ है. अगर मैं सिर्फ मॉड्यूल का नाम लिखता हूँ तो वो या तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल है या बिल्ट इन मॉड्यूल होगा. लेकिन अगर मैंने इस तरह रिलेटिव यूआरएल दिया हुआ है तो ये मेरी कस्टम मॉड्यूल है, जिसके अंदर मैं अपनी मर्जी का काम मैं अपना करा हुआ है, जो मैंने अपनी मर्जी का खुद कोड करा हुआ है. देन जनाब हम आते हैं अगर HTTP सर्वर बनाने पे, तो इसकी बेसिक से तरीका ये होता है, बेसिक से रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप लिखते हो http.create सर्वर. इसको आप इसको एक कॉलबैक फंक्शन मिलता है, जो कि ये रहा यहाँ से यहाँ तक. ये कॉलबैक फंक्शन था. इस कॉलबैक फंक्शन को दो पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स. रिक्वेस्ट के अंदर आपको जो कंज्यूमर जो आपका होता है उसकी डिटेल्स मिलती हैं, और रिस्पॉन्स में आप उस कंज्यूमर को अपने कुछ रिस्पॉन्स भेजते हैं. तो हमने क्या करा हुआ जनाब, हमने ये कहा कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके यूआरएल को अलग अलग पार्स करना, कि अगर उसका यूआरएल स्लैश ऐड का हो तो कुछ काम करवाया हमने, अगर उसका यूआरएल स्लैश लिस्ट का हो तो कुछ और काम करवाया हमने, और अगर उसका यूआरएल लिस्ट और ऐड ना हो, इन दोनों के अलावा कुछ भी हो, तो हमने उसके अलावा कुछ और काम करवा लिया. ठीक है जी. ऐड में हमने क्या काम करा हुआ है, ऐड में हमने ये काम करा हुआ है कि हमने यूज़र नेम, ये जो हमारी स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी थी, एनरोल की लाइब्रेरी थी, उसको यूज़ करते हुए उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स ऐड करते चले गए. जब भी यूज ऐड की रिक्वेस्ट आती है, लिस्ट की रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट की रिक्वेस्ट में हम रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड करवाते हैं. पहले कंटेंट टाइप जो होगा वो जेसन भेजेंगे. हम पहले ये बताते हैं कि हम जेसन रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्ड भेजेंगे इसका, और रिस्पॉन्स डॉट राइट करवा देते हैं, स्ट्रिंगिफाई करवा के सारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास इनरोल हुए थे अभी तक, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स उठा के हमने रखे थे ऑल स्टूडेंट के अंदर, और ऑल स्टूडेंट हमने क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज दिया. देन हमने डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने क्या कहा है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की हेडिंग रेंडर हो जाएगी. इवेंचुअली आपको रिस्पॉन्स का एंड करना ज़रूरी है हर सिंगल रिक्वेस्ट के लिए, यानी जब भी आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी आपको रिस्पॉन्स को एंड करना ज़रूरी है प्लेन HTTP सर्वर के अंदर. उसका फ़ायदा ये होता है रिस्पॉन्स एंड करने का, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपके पास से जो स्ट्रीम खुली है वो क्लोज़ हो जाए, और आपको इवेंचुअली इस क्या नाम है, आपके कंज्यूमर को, आपके यूज़र को उसका रिस्पॉन्स स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाए, स्क्रीन तक पहुँच जाए उसके पास. देन हमने क्या करा जनाब, हमने कहा सर्वर डॉट लिसन, इसको आपने अपनी मर्जी की पोर्ट दी हुई, मैंने अभी यहाँ पे दी हुई 5 6 7 8, और पोर्ट के बाद मैंने इसका भी एक कॉल बैक फंक्शन ले लिया. इस कॉल बैक फंक्शन को सिर्फ एक ही पैरामीटर मिलता है, एरर के नाम का. अगर इस लिसन करने में कोई एरर आएगा तो वो एरर के केस में ट्रू हो जाएगा, और अगर कोई एरर नहीं आया तो इसमें नल आएगा. नल फॉल्स कंसीडर होता है, तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आता है ये वाला. लेकिन अगर एरर आ जाता तो उसके अंदर वो ये दो लॉग्स आते हैं मेरे पास, और फिर इवेंचुअली मैं यहाँ से रिटर्न कर जा रहा था, तो मेरे पास सक्सेसफुली स्टार्टेड वाला मैसेज कभी नहीं आ पाता. तो मेरे पास इस तरह ये सर्वर चल रहा था. मैं आज टर्मिनल पे जाके इस वाली कमांड्स को एग्जीक्यूट करता था, नोड सर्वर 02.js और सर्वर 02.js चल के अपने मेरे पास लोकल कॉलन 5678 पे मैं इसको एक्सेस करके अपनी मर्जी का कोई भी यूआरएल हिट करके स्लैश ऐड स्लैश लिस्ट या कोई और यूआरएल हिट करके अपनी मर्जी का रिस्पॉन्स देख सकता था. अच्छा, ये काम तो थोड़ा सा दिखने में आसान सा लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है, कोई इतना मुश्किल, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है. बट इसकी मैनेजमेंट जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन का स्केल ग्रो होता चला जाता है, इसकी मैनेजमेंट बढ़ती चली जाती है, मुश्किल होती चली जाती है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिखाना है कि यार कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपके पास है मजीद, आपका एप्लीकेशन का साइज़, अभी हमारा यूज हम एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर भी सिर्फ एनरोल को हैंडल कर रहे हैं. डिफरेंट यूआरएल्स होते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, मल्टीपल 100 यूआरएल्स तक हो सकते हैं, मल्टीपल थाउजेंड्स तक हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली नॉर्मली किसी भी एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल 100 यूआरएल्स होते हैं जिनको आप हैंडल करते हैं. अब उनको इस तरह अगर आप स्विच केस के अंदर लिखते हैं तो कैसा काम चलेगा, यानी कोड की मैनेजेबिलिटी मुश्किल होती चली जाती है. प्लस आपके पास डिफरेंट तरह के डिफरेंट सिनेरियोज आते चले जाते हैं, इनको हैंडल करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता चले जाता है प्लेन HTTP के सर्वर की मदद से, अगर आप खुद उसको हैंडल करेंगे. तो हुआ क्या जनाब, नोड जेएस का जो कम्युनिटी है, जो इकोसिस्टम है,
वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स यानी नोड मॉड्यूल्स के ऊपर कुछ काम करती है। लोग आते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपनी अपनी मर्जी के नए मॉड्यूल्स ऐड करते चले जाते हैं। एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो सकता है कि आप भी आने वाले टाइमों में चाहें कि आप अपनी मर्जी का एक नया मॉड्यूल ऐड करें और उसको पब्लिश कर दें, तो आपका मॉड्यूल भी पब्लिश हो जाएगा और फिर उसके लोग उसको यूज़ कर सकेंगे, कंज्यूम कर सकेंगे। जैसे हमने देखा था कि क्रिएट रिएक्ट ऐप के नाम जब हमने यूज़ करे तो हम रिएक्ट डैश रिडक्स को डाउनलोड करते थे, अपने पास इंस्टॉल करते थे, या हम रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। तो ये चीज़ें क्या थी, ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल थे जो हमें लोगों ने बना के दिए, कम्युनिटी ने बना के दिए और हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह बेतहाशा नोड मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपने अपनी मर्ज़ी का मॉड्यूल ढूँढना होता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉड्यूल ढूँढना होता है और उसको कंज़्यूम करना होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर चाहें तो आप ये काम खुद भी लिख लें। खुद लिखने में थोड़ा मुश्किल क्या है कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रेट बहुत कम होता है कि यार पता नहीं ये वाला केस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, वो वाला केस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। कम्युनिटी की अवेलेबिलिटी से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके पास बने-बनाए मॉड्यूल आ जाते हैं, टेस्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए आपके उसको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डेवलप्ड आता है आपके पास कि यार ये सही ही चलेगा, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। आज जो हम मॉड्यूल देखने जा रहे हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जनाब, उसका नाम है expressjs.com। एक्सप्रेसजेस एक्चुअली expressjs.com ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने रिक्वेस्ट की थी लास्ट क्लास में कि अगर किसी को टाइम मिले से तो इसको देखे, किसी को चांस मिले इसको देखने का, एक्सप्रेसजेस को देखने का कि व्हाट इज़ एक्सप्रेस और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ है एक्सप्रेस। किसी को टाइम मिल पाया एक्सप्रेसजेस देखने का या नहीं देख पाया अभी? आई गेस नहीं देख पाया अभी तक। तो हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जनाब रिएक्ट को, सॉरी एक्सप्रेस को, और देखेंगे कि एक्सप्रेस के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज अवेलेबल है और किस किस तरह हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सारा जो काम कर रहे हैं वो प्लेन जेसन बेस्ड काम हो रहा है, यानी हमारे पास से यहीं से रिस्पॉन्स चले जाता है, कोई हमारी फाइल बनी हुई नहीं है अलग से जिसको हम रेंडर करवाएं, तो वो वाले काम भी इंशाल्लाह हम करके देखेंगे। मैंने एक नई सर जी दोस्त। सर ये जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई है, हम्म ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है, मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। आज का डेट है 16 जनवरी 2020। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या चीज़ है जनाब? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आपके पास एक यूटिलिटी मेथड है जो किस तरह काम करता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कंसोल के ऊपर, डेवलपर कंसोल के ऊपर। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा वार यूजर्स इक्वल्स टू एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दिया मैंने नेम कॉलन U1, और इसी तरह मैंने इस तरह की मल्टीपल कॉपीज बना दी। इधर क्या देते हैं U2 और इधर क्या देते हैं जनाब U3। फॉर एग्जाम्पल ये 3 यूजर्स हैं मेरे पास। अब अगर मैंने कहा यूजर्स डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, इसने मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके दे दिया कि यार ये कोई ऑब्जेक्ट है हर लेवल पे। जबकि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या काम करता है, इसी एरे को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा, बट इसकी जो शेप है वो मेंटेन रहता है, शेप डिस्टर्ब नहीं करता, इसका एक्चुअल डाटा को डिस्टर्ब नहीं करता। मैं लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसको मैंने अपनी यूजर्स वाली एरे पास करी, सॉरी यूजर्स वाली एरे पास करी। तो ये देखें इसने क्या करा, उसी अभी अगर मैं इसका इस वाले यूजर का टाइप ऑफ चेक करूं, यानी ये क्या है, ये एक एरे है, इसका टाइप ऑफ चेक करूं तो मुझे ऑब्जेक्ट बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जो मैंने ये स्ट्रिंगिफाई कर लिया इसका टाइप ऑफ चेक करूंगा तो ये मुझे अब देगा स्ट्रिंग है, ये पूरा एक स्ट्रिंग आ गया। अब मैं इस स्ट्रिंग को अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं वार STRINGIFIED स्ट्रिंगिफाइड, हमने इसको स्ट्रिंगिफाई कर लिया एक दफ़ा। अब मैं अगर देखूं तो टाइप ऑफ स्ट्रिंगिफाइड, सॉरी इसकी टाइप क्या मिली मुझे, स्ट्रिंग मिली है, और मैं इसके ऊपर स्ट्रिंग का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ये एक वैलिड स्ट्रिंग आ गया। यहाँ पे हमने क्यों स्ट्रिंगिफाई करा था, ताकि रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर हम डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते थे अभी तक HTTP के मॉड्यूल की मदद से। हमें इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा ताकि क्लाइंट तक एग्जैक्टली सेम शेप पहुंच सके। या तो हम डॉट टू स्ट्रिंग कर देते जो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आते, लेकिन हमने उसमें देखा था कि जब हम टू स्ट्रिंग करें तो हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह हमारे पास रिस्पॉन्सेज जा रहे थे। हमने क्या करा, हमने उसको स्ट्रिंगिफाई कर दिया ताकि एक वैलिड स्ट्रिंग क्लाइंट तक चले जाए, क्लाइंट ने उस स्ट्रिंग को लिया और उसको रेंडर करवा दिया अपनी मर्जी से। अच्छा जी। तो सर जहाँ जहाँ हमने जावा स्क्रिप्ट में जहाँ ये डॉट टू स्ट्रिंग करा है वहाँ पे हम ये कर सकते हैं मतलब? जहां जहां पे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट टू स्ट्रिंग कर रहे हैं वहां वहां पे हम ये वाला काम कर सकते हैं।
किसी भी अगर एक क्या नाम है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने टू स्ट्रिंग करा हुआ है। अब देखें, इस टू स्ट्रिंग का काम और इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। टू स्ट्रिंग को ना आप आमतौर पे अपनी मर्जी से ओवरराइड करते हैं। मैं अभी समझाने में बैठा तो मैं उसकी एग्जांपल पे जाना पड़ जाएगा जो बहुत टाइम ले जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों का काम अलग अलग है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या काम करता है, एग्जैक्टली आपके ऑब्जेक्ट को लेता है और उसकी शेप मेंटेन करते हुए अपनी मर्जी उसको स्ट्रिंग बना देता है। आपकी अपनी मर्जी नहीं होती इसमें, आप उसको देते हैं एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट, वो उसी ऑब्जेक्ट को लेता है और सेम एग्जैक्ट शेप में आपको एक स्ट्रिंग बना के दे देता है। जबकि डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप चाहें तो अपनी मर्जी का स्ट्रिंग बनवा लें, यानी आप उसको ओवरराइड करके अपनी मर्जी के चेंज करवा सकते हैं उसके अंदर। हम उसमें जाएंगे तो थोड़ा सा डेप्थ में चलेंगे, अभी फिलहाल वहां से प्लीज मैं रुकना चाह रहा हूँ। लेकिन ठीक है। दोनों दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। बट अगर आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करवाना चाह रहे हैं तो ज्यादा बेहतर तरीका, ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो आपके पास, वो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये जेसन है क्या चीज़ असल में? जेसन क्या चीज़ है जनाब? जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या होती है जनाब कि आप जब अपने एचटीटीपी सर्वर के ऊपर काम करते हैं तो अपने क्लाइंट से सर्वर को कुछ जो भी डाटा भेजते हैं वो जेसन के फॉर्म में भेजते हैं। यानी वो उसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह भेजते हैं कि उसके अंदर की वैल्यू पेयर बना के भेजते हैं। तो जेसन क्या है जनाब? जेसन आपके पास एक ऑब्जेक्ट की तरह की चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट तरह ये एक डेटा स्ट्रक्चर कह लीजिए आप अपने पास थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए सिर्फ। और इसके अंदर होता है क्या आपके पास, इसके अंदर होता ये है कि की वैल्यू पेयर के अंदर डाटा रखा होता है। कोई भी की होगी उसके अगेंस्ट में कोई भी डाटा होगा, कोई भी की होगी उसके अगेंस्ट में कुछ भी डाटा होगा। की टू कह दिया फॉर एग्जाम्पल इसमें, और डाटा मैंने यहाँ पे रख दिया बूलियन ट्रू। कोई भी की होगी, की थ्री कह दिया इसको मैंने, और इसके अगेंस्ट में मैंने डाटा रख दिया फॉर एग्जाम्पल वन, नंबर आ गया। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर के अंदर जो भी डाटा जा रहा होता है इस तरह क्लाइंट से सर्वर तक और सर्वर से क्लाइंट तक, तो वो जो चीज़ कहलाती है ये आपके पास जेसन कहलाती है। यानी एक ऑब्जेक्ट है बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में, या एक की वैल्यू पेयर में आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्लाइंट से सर्वर तक कम्युनिकेट कर रहा है, डाटा ले जाने के लिए या डाटा लाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? पहले कंफ्यूजन सर क्लियर कर लेते हैं यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो ऐड स्लैश ऐड और स्लैश लिस्ट वाला काम हमने इसमें राउटिंग का इसमें किया हुआ है नोड में, नोड जेएस में। जी तो ये हमने रिएक्ट में होम और ये सब किया था राउटिंग, तो ये और वो सेम है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस और उसमें डिफरेंस ये है कि दोनों राउटिंग तो है, लेकिन ये एक सर्वर साइड राउटिंग है और वो क्लाइंट साइड राउटिंग है। सिंगल पेज एप्लीकेशन दी ना, उसमें आपके पास राउटिंग सारी की सारी क्लाइंट पे मैनेज हो रही होती है। यहाँ पे जो है ये सारी की सारी राउटिंग सर्वर पे मैनेज हो रही होती है। अभी हम इंशाल्लाह आज देखेंगे कि इसके अंदर सर्वर साइड राउटिंग में होता क्या है और क्लाइंट साइड राउटिंग में क्या हो रहा था, आज इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ छोड़ा। और कोई क्वेश्चन है किसी का एक्सप्रेस जेस स्टार्ट करने से पहले? आई गेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आके मैंने यहाँ पे जनाब पहले तो मैंने कहा ओपन इन टर्मिनल कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे आके एक नई फाइल मैंने ऐड कर दी। इस नई फाइल का नाम रख देते हैं app.js। एक चीज़ आपने अभी तक देखी होगी अपने एक्सप्रेस जेएस के प्रोजेक्ट में, खासतौर से जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से बना रहे थे, कि आपके पास एक फाइल होती थी जिसका नाम होता था पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन के नाम की फाइल किस लिए इस्तेमाल होती थी या क्या इस्तेमाल होता था एग्जैक्टली हम ये समझ नहीं पाए थे उस टाइम। बट आज हम इंशाल्लाह थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि पैकेज डॉट जेसन किस चीज़ का नाम होता है। मैंने यहाँ पे कहा npm init माइनस माइनस वाई होता है या सिंगल माइनस होता है, देख लेते हैं। ठीक है, डबल माइनस वाई होता है। तो npm स्पेस init स्पेस माइनस माइनस वाई, जब मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट करी तो मेरे पास क्या हो जनाब, ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई। अब इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर क्या रखा हुआ है, कुछ एक ये भी एक जेसन की फाइल है, तो इसके अंदर भी वही की वैल्यू पेयर बनेंगे, की और उसकी वैल्यू, फिर की और उसकी वैल्यू, डिफरेंट तरह की की और वैल्यूज बने हुए। इसके अंदर नेम आता है, वर्जन आता है, ये चीज़ें उन्होंने खुद से डिफॉल्ट पे ऐड कर दी। ठीक है, मैंने कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करी थी, प्रोजेक्ट के अंदर आके मैंने करी थी, फोल्डर के अंदर आके मैंने करी थी npm init माइनस माइनस वाई। तो उसने मेरे पास ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना दी। अब इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर हम ट्रैक करेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हम ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो आके हम एक्सप्रेस जेस को इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास कमांड थी npm install express, ये हमारे पास एक्सप्रेस जेस को इंस्टॉल कर देगा। लेकिन साथ में एक और कमांड, एक और इसमें फ्लैग डला हुआ है माइनस माइनस सेव का। ये माइनस माइनस सेव का फ्लैग क्या काम करेगा आपके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। मैं कमांड लाइन पर आया, अभी मेरे फोल्डर के अंदर क्या है जनाब, इस मेरे फोल्डर के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ बनाई हुई है जनाब एक ऐप डॉट जेस बनी हुई है और एक पैकेज डॉट जेसन बनी हुई है, दो चीज़ें रखी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ। इसी टर्मिनल पर आया मैं कमांड लाइन के ऊपर, मैंने यहाँ पे लिखा npm install express माइनस माइनस सेव।
एंटर करा, ये क्या काम करेगा जनाब, ये एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करेगा मेरे फोल्डर के अंदर। इंस्टॉल हो गई। डिपेंडेंसीज के आपने यहाँ पे देखा हो तो पहले यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं था। पैकेज डॉट जेसन ट्रैक करता है कि आपके मॉड्यूल की, आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसीज हैं। ये एक बेहतर तरीका होता है लिखवाने का या बताने का कि कोई भी यूजर, फॉर एग्जाम्पल मैं और ताबिश एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ताबिश ने अगर एक कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल ऐड करा तो वो या तो यहाँ पे खुद से आके मैनुअली आके लिखें, या फिर जब वो मॉड्यूल इंस्टॉल करें तो यहाँ पे माइनस माइनस सेव का फ्लैग दे दें। ये माइनस माइनस सेव का फ्लैग खुद से इस वाली फाइल को एडिट करेगा और इसके अंदर ये वाली डिपेंडेंसी सेट करवा देगा। इसका फायदा ये होता है कि ताबिश ने काम करा, एक नया मॉडल ऐड करा है, तो मुझे वो उनको ताबिश को मैनुअली बताना नहीं पड़ेगा, मुझे फोन करके व्हाट्सएप करके बताएंगे नहीं ताबिश के यार मैंने एक नया मॉडल ऐड कर दिया है, बल्कि वो पैकेज डॉट जेसन को अपडेट करवाएंगे। और जब मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं जब उस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर जाके काम करना शुरू करूंगा तो मैं देख के समझ जाऊंगा कि यार हाँ इसमें एक और मॉड्यूल है पैकेज डॉट जेसन के अंदर, एक और सॉरी पैकेज डॉट जेसन की डिपेंडेंसीज के अंदर एक और मॉड्यूल रखा हुआ है, यानी एक नया मॉड्यूल ऐड हुआ है और मुझे भी इसको यूज कर, मैं अगर यूज करना चाहता हूँ इसको यूज कर सकता हूँ। अच्छा, एक चेंज तो यह है कि आपके पास डिपेंडेंसीज के अंदर एक्सप्रेस आ गए, पहला चेंज। दूसरा चेंज क्या है, दूसरा चेंज ये आया आपके पास कि इस फोल्डर के अंदर जो पहले ऐप डॉट जेसन थी और पैकेज डॉट ऐप डॉट जेस थी और पैकेज डॉट जेसन थी, तो इसी साथ इसने नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के नाम की एक डायरेक्टरी भी बना ली। ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के नाम की डायरेक्टरी क्या काम करती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स जितने भी आपके पास नए इंस्टॉल होंगे, दो तरह के थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं, दो तरह के नोड मॉड्यूल्स होते हैं। एक वो नोड मॉड्यूल्स जो ऑलरेडी शिफ्ट आते हैं जब आप नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमने देखा था कि एफएस के नाम का मॉड्यूल था, हमने देखा था इवेंट्स के नाम का मॉड्यूल था, हमने देखा था एचटीटीपी के नाम का मॉड्यूल था, स्ट्रीम के नाम का मॉड्यूल था। इस तरह के डिफरेंट आपके पास मॉड्यूल्स आते हैं शिफ्ट ऑलरेडी जब आपने नोड.जेएस इंस्टॉल करके पीसी के ऊपर। साथ में थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स एक दूसरी तरह की चीज है जिसमें जिनका शेप या जो जिनका काम आप अपनी मर्जी का करवा सकते हैं, बट उनका प्राइमरी मकसद वो यही होता है कि आपको एज अ डेवलपर हेल्प करेंगे आपका काम अचीव करने में, आपका काम डिलीवर करवाने में। और ये कहाँ इंस्टॉल होते हैं जनाब, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होते हैं। यानी अगर मुझे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसके अंदर मुझे एक्सप्रेस जेएस यूज करनी है, तो मुझे उसके अंदर भी जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस को। मुझे अगर एक तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसके अंदर मुझे एक्सप्रेस जेएस यूज करनी है, तो मुझे उसके अंदर भी जाके अभी मैनुअली खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस जेएस को। या ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ, या पूरी कमांड एग्जीक्यूट करूंगा टर्मिनल पे। लेकिन एचटीटीपी का मॉड्यूल या एफएस का मॉड्यूल या इवेंट्स का मॉड्यूल जो बिल्ट इन मॉड्यूल आते हैं, इनको आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये जब भी आप नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं तो ये डिफॉल्ट अवेलेबल मॉड्यूल होते हैं, ये खुद से इंस्टॉल हो जाते हैं, आपके पास मिलते ही हैं। इनको हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। जब हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पर आते हैं और गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आ जाते हैं हेलो वर्ल्ड के अंदर। ये बहुत बेसिक सा एक इन्होंने एक आपको क्या नाम है, बहुत बेसिक सा आपको एक एक्सप्रेस का हेलो वर्ल्ड या एक बहुत बेसिक सा स्टार्टिंग प्रोग्राम आपको कोड करके दे दिया कि इसको यूज करते हुए आप कोड करके देख सकते हैं। तो आते हैं और अपने पास यही वाली चीज़ खुद से कोड करके देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा और किस किस तरह काम चलेगा। ऐप डॉट जेएस के अंदर आए और यहाँ पे आके लिखा मैंने वार लिख लेता हूँ या कॉन्स्ट लिख लूँ, चले कॉन्स्ट लिख लेते हैं। चले अब हम उसकी आदत बनाते हैं कि लेट और कॉन्स्ट को मजीद यूज़ करते चलें। तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू रिक्वायर करते थे यहाँ पे REQUIRE। रिक्वायर के अंदर मैं क्या नाम है इसका रिलेटिव पाथ दूंगा या एब्सोल्यूट पाथ दूंगा, यानी सिर्फ नाम लिख दूं या मैं उसका रिलेटिव यूआरएल दूं पूरा एक कहाँ पे डॉट डॉट स्लैश करके। नहीं नहीं सर, खाली नाम जाएगा खाली नाम जाएगा क्योंकि एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस का, क्योंकि ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरा कस्टम मॉड्यूल नहीं है, ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जो मैंने npm की मदद से इंस्टॉल करवाया। तो मैंने कहा यहाँ पर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मेरे पास रिक्वायर हो गई, इंपोर्ट हो गई जनाब। देन क्या करा आपने आपने यहाँ पे आप देखें एक्सप्रेस आपके पास इंपोर्ट हो गई, सॉरी ऐप नहीं, आपने इसको एक्सप्रेस के अंदर ही वेरिएबल के अंदर ही इंपोर्ट करना चाहिए था। ये कन्वेंशन है कि जिस नाम का मॉड्यूल होगा उसी नाम के मॉड्यूल के उसी जिस नाम का मॉड्यूल होगा उसी नाम का वेरिएबल बनाना चाहिए आपको। चला मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा लिया, रिक्वायर करवा लिया। देन हमने क्या कहा, हमने कहा कॉन्स्ट सर उसमें वर्जन भी लिखा हुआ था आगे। वर्जन, वो उसको हाईलाइटेड करके दे रहा है, ये वर्जन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ये जो इन्होंने एक रनकिट यूज करनी, रनकिट के नाम की एक इन्होंने एक इन्वायरमेंट यूज करा है, इसलिए यहाँ पे वर्जन लिखा दिखा रहा है। वर्जन आप लिखते नहीं है जब भी आप मॉड्यूल कोई भी रिक्वायर करते हैं, जो भी आपके पास डिफॉल्ट वर्जन इंस्टॉल होता है पैकेज डॉट जेसन के अंदर वो वाला वर्जन यूज कर लेता है। अच्छा, हमने क्या कहा जनाब, हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर करवाया। देन हमने कहा कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस
एक्सप्रेस क्या, EXPRESS एक्सप्रेस को हमने कॉल कर लिया, सेकंड काम हो गया। ऐप डॉट लिसन के नाम का, जैसे यहाँ पे हमने सर्वर HTTP डॉट क्रिएट सर्वर के बाद सर्वर डॉट लिसन करा था, इसी तरह ऐप डॉट लिसन करते हैं। यहाँ पर लिसन को आपने पोर्ट बतानी होती है, तो पोर्ट के नाम का एक वेरिएबल बना लें, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू हमने कह दिया फॉर एग्जांपल 3000 पे लिसन कर लेते हैं इस दफ़ा से, तो मैंने कह दिया पोर्ट इक्वल्स टू 3000 और पोर्ट मैंने यहाँ पे इसको पास कर दी पहला पैरामीटर, और सेकंड पैरामीटर वो उसी तरह एक एरो फंक्शन ले लेता है, कॉलबैक फंक्शन लेगा, तो हमने एरो फंक्शन दे दिया यहाँ पे कॉलबैक में। और इसमें क्या होता है जनाब, इसमें होता है कि अगर कोई एरर आएगा तो एरर से कैच करेगा। हमने यहाँ पे आके एक इफ एरर, और यहाँ पे मैंने वही वाला कह दिया कंसोल CONSOL कंसोल डॉट लॉग एरर इन लिसनिंग, और यहाँ पे आके मैंने क्या कह दिया कंसोल डॉट लॉग एरर क्या है, ये एरर को भी लॉग करा देते हैं और यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, अर्ली रिटर्न करा दिया हमने यहाँ पे। और इवेंचुअली आके मैंने कह दिया सर कंसोल डॉट लॉग, ये रिटर्न क्यों करा रहे हैं हम यहाँ से? ताकि अगर कुछ एरर आएगा तो ये वाला चीज़ काम करके ख़त्म हो जाए, ये वाला लॉग ना है। या तो मैं यहाँ पे आके एल्स लगाता तो मुझे फिर इस रिटर्न की ज़रूरत नहीं थी, और ये मैं कंसोल को इस एल्स के अंदर ले जाता है, ये भी काम कर सकता था मैं, ठीक है, ताकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि एरर भी आ जाए और सक्सेसफुली स्टार्ट भी हो जाए, दोनों में से एक काम होगा। सर्वर सर अगर एरर आएगा तो वो जाहिर है कोड तो वहीं ब्रेक हो जाएगा ना? नहीं, एरर आया, कोड ब्रेक हो गया, बिल्कुल। एरर आने का मतलब ये हम एरर को कैच कर रहे हैं, ठीक है। एरर आने का मतलब ये हुआ कि कोड ब्रेक हो गया, आपका सर्वर लिसन नहीं हो पाया, लेकिन जो फ्लो चल रहा था वो फ्लो ब्रेक नहीं हुआ आपका, वहां पे वो स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट थ्रो हो जाती, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती जब हम कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अगर आपने यहाँ से एल्स के अंदर नहीं करवाया, रिटर्न नहीं करवाया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी आपके पास। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट, और पोर्ट कौन सी हमारी जनाब, वेरिएबल के अंदर रखने का फायदा क्या था हुआ कि मैंने इसको चलिए यहाँ पे इनको स्ट्रिंग लिटरल वाली तरीके से यूज कर लेते हैं। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट, और डॉलर के अंदर मैंने पास कर दी पोर्ट, ये क्या होगा, स्ट्रिंग लिटरल से उठाएगा पोर्ट का वेरिएबल और उसको लिसनिंग मोड में बैठा देगा। सर्वर लिसनिंग मोड में तो आ गया, लेकिन अभी तक हमने कोई यूआरएल रजिस्टर नहीं करा, तो वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम क्रिएट सर्वर करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्रिएट सर्वर के नाम की कोई चीज करने की जरूरत नहीं। हमने क्या कहा, हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर करवाया, ऐप का वेरिएबल बनाया, पोर्ट लिस्ट सेट करी और ऐप डॉट लिसन करवा दिया। देन अब हमें अगर अपने यूआरएल्स को रजिस्टर करना, तो जब वहां पे हम क्या कर रहे थे प्लेन HTTP सर्वर के अंदर, कि क्रिएट सर्वर के अंदर हम अपने मर्जी के यूआरएल्स को लिसन करते थे और अपनी मर्जी काम करवाते थे। यहाँ पे क्या होता है जनाब, आपको यूआरएल को रजिस्टर करवाना पड़ता है स्पेसिफिकली। आप आके लिखेंगे ऐप डॉट गेट, ऐप के अंदर क्या रखा है आपके पास, अभी एक्सप्रेस रखा हुआ है, इसका दूसरा वर्जन भी होगा, हम करके देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी सबसे सिंपल तरीका देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। हमने कहा ऐप डॉट गेट, इसको ये कहेगा कौन सी यूआरएल, तो मैंने कहा स्लैश, अच्छा जी, स्लैश के यूआरएल पे, यानी जो डिफॉल्ट यूआरएल होता है उस पर क्या काम करना है जनाब, उस पर ये वाला काम कर देना। ये क्या है जनाब, रिक्वेस्ट, और ये है रिस्पॉन्स। उसी तरह हमने कह दिया कंसोल डॉट लॉग रिसीव्ड रिक्वेस्ट एट, और इसके साथ मैंने कह दिया डेट डॉट नाउ। ये एक लॉग आ जाएगा मेरे पास सर्वर पे, और फिर मैंने कह दिया रिस्पॉन्स डॉट, वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट राइट करते थे और फिर रिस्पॉन्स डॉट एंड करते थे। यहाँ पे डायरेक्ट आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं बस, रिस्पॉन्स डॉट राइट और रिस्पॉन्स डॉट एंड अलग अलग नहीं करते, डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, कि आपको यहाँ पे कंटेंट टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका सर्वर खुद ही वो कंटेंट टाइप अटैच करवा देता है। एक्सप्रेस जेएस का मॉड्यूल वही खुद ही अपनी मर्जी से कंटेंट टाइप अटैच करवा देता है। तो अभी हम क्या करते हैं जनाब, हम एक हेडिंग भेज देते हैं, फॉर एग्जांपल वेलकम टू होम, सेव करो इसको। अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम पैकेज डॉट जेसन का यूज कर लें, अब यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, लेकिन हम थोड़े दिन बाद उस पर आएंगे जब हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाएंगे। अभी हम उसी पुराने तरीके से देखेंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा नोड स्पेस ऐप डॉट जेएस, एंटर कराया, सर्वर लिसनिंग ऑन 3000 आ गया मेरे पास, यानी कोई एरर नहीं आया। ब्राउजर पर आया मैं, और मैंने कहा लोकल होस्ट कॉलन 3000, तो मेरे पास वेलकम टू होम आ गया। और देखें इसने खुद ही इसको कैपिटल वो अपर सॉरी एक हेडिंग के तौर पे लिखा दिखाया मुझे इसको। इसके लिए मुझे वो क्या नाम है कंटेंट टाइप अटैच करने वाला काम नहीं करवाना पड़ा।
ये फायदा हुआ, ये पहला फायदा हुआ एक्सप्रेस को यूज करने का। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट फायदे होंगे, हम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, होम के अलावा अगर मैं किसी यूआरएल पे जाता हूँ, यानी मैंने कहा फॉर एग्जांपल स्लैश ऐड, तो स्लैश ऐड का यूआरएल तो है ही नहीं, यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं है, तो मेरे पास एरर क्या है, कैन नॉट गेट स्लैश ऐड। ऐड का यूआरएल आप ऐड के यूआरएल पे आप गेट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पर आते हैं, एक और यूआरएल रजिस्टर कर लेते हैं। आप लिखेंगे ऐप डॉट गेट और यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल स्लैश ऐड। अब ऐड का यूआरएल रजिस्टर हो गया है जनाब। और इसके अंदर क्या कहा मैंने कहा, इसके अंदर मैंने कहा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या काम करेंगे, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको बंद कर दूँ, हाँ सॉरी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छा एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको कि जब मैं जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा था स्लैश की सिर्फ, यानी ये वाली रिक्वेस्ट कर रहा था, वेलकम टू होम जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये लॉग भी आ रहा है, रिसीव्ड रिक्वेस्ट एट दिस। तो ये जो लॉग की स्टेटमेंट थी, कहाँ पे टर्मिनल, यहाँ की कहाँ पे प्रिंट हो रही है, उसी टर्मिनल पे प्रिंट हो रही है जहाँ पे मैंने कोड को एग्जीक्यूट करा था। ये क्लाइंट पे नहीं मिलेगी मुझे, ये सर्वर पे मिलेगी। तो सर्वर कहाँ चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है टर्मिनल पे, सर्वर को मैंने यहाँ एग्जीक्यूट करवाया था। तो अभी 2 दफ़ा रिक्वेस्ट आया हुआ है, रिस्पॉन्स वो लॉग आया हुआ है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दोबारा, तो थर्ड टाइम रिस्पॉन्स आ गया कि इस टाइम पे रिक्वेस्ट आई है सर्वर के ऊपर। अच्छा जी, ऐड की और को ऐड करना चाह रहा हूँ सर मैं। ये डेट डॉट नाउ तो ये वो बताते हैं ना मिली सेकेंड सारा, जी बिल्कुल, ये मिली सेकंड्स बता रहा है। तो इसकी जगह पे न्यू डेट नहीं कर दे? न्यू डेट कर दीजिए, आपको अगर वो रीडेबल लगता है ज़्यादा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, वो लॉग स्टेटमेंट है सिंपल। अच्छा, स्लैश ऐड के अंदर हम क्या करेंगे जनाब, स्लैश ऐड के अंदर भी कोई काम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, एक 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 स्ट्रिंग लिटरल के अंदर कर लेते हैं ताकि मैं मल्टी लाइन के अंदर काम कर सकूँ। लेबल लेबल अच्छा सर, इसकी हम अलग एचटीएमएल फाइल बना लेते हैं आई गेस। अभी वो यूज करेंगे, तब से बिल्कुल फाइल भी बनाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल भी करेंगे, और फिर ईजीएस वाला काम भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। बेस्ट है। और मैंने यहाँ पे क्या करा जनाब, बटन बनाया एक, सेव यूजर या ऐड यूजर एक्चुअली। तो क्या करा मैंने, पूरी टेम्पलेट रिस्पॉन्स डॉट सेंड को पास कर दिया, पूरी एचटीएमएल टेम्पलेट पास कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर आया, सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, सर्वर का चेंज आया क्योंकि, तो कंट्रोल सी से मैंने सर्वर को स्टॉप करा, अभी प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कराया, तो वेलकम टू होम अपनी जगह चल रहा है, और स्लैश ऐड पे मुझे क्या आ गया, वो ऐड यूज़र का मेरे पास एक फॉर्म जैसा आ गया कि ऐड यूज़र, मैं यहाँ पे टाइप करूँ कुछ और ऐड यूज़र का बटन भी मेरे पास आ रहा है कि जो एक्टिव है। तो ये देखें, पूरी मैंने एचटीएमएल बनाई और क्लाइंट को भिजवा दी। क्लाइंट ने क्या काम करा जनाब, उस वाली एचटीएमएल को रेंडर करा, और वो रेंडर्ड एचटीएमएल मेरे सामने नजर आना शुरू हो गई। अब मैं रेंडर्ड एचटीएमएल को यूज करके अपनी मर्जी का काम करवा सकता हूँ। लेकिन ये बहुत छोटी सी एचटीएमएल थी, 3-4 लाइनें। हमने देखी कि आपके पास एचटीएमएल ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं और मल्टीपल सेक्शंस हैं पेज के, तो हो सकता है आपका पेज जो है वो 40-50 या 400-500 लाइन का भी पेज हो सकता है, एचटीएमएल का पेज हो सकता है। इस तरह के मकासद को हासिल करने के लिए क्या करा जाता है जनाब, इस तरह की जब आपके पास मसाइल आते हैं कि यार मुझे जो है वो एक बड़ा सा फॉर्म है, तो मैं उसके साथ कैसे काम करूंगा, उसकी क्या एग्जांपल होती है, कैसे काम करते हैं, अभी हम करके देखेंगे। पहले यहाँ तक एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, ताबिश एक दफ़ा रिपीट करवा दें कि क्या क्या काम हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक एक स्टेप करके। अच्छा अच्छा जी ठीक है। अच्छा, जो काम हमने लास्ट क्लास में किया था उसी के थ्रू हमने अब क्या किया, अब हमने वो काम हमने किया था, बिल्कुल कस्टम काम किया था हमने, कोई थर्ड पार्टी इंस्टॉल नहीं की थी, कोई हमने ऐसी लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं की हुई थी, सारी चीज़ हमने खुद कर रहे थे। हमने उसमें स्विच केसेस की मदद से हमने खुद यूआरएल उस पर सेट किए थे। अब हमने क्या किया, अब हमने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करी है एक्सपीरियंस के नाम से, और उसको यूज़ करते हुए हमने देखा है कि यार काम को हम अपने कितने तरीके से आसान कर सकते हैं हमें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले जो है वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल हमने इंस्टॉल करी है अपने पास। तो वो किस तरीके से करी है, वो हमने करी है npm edit और स्पेस माइनस माइनस वाई के जरिए। तो वो हमें उसने एक बेसिक सी जो है पैकेज डॉट जेसन की हमें फाइल उसने लाके दे दी। उसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट में जो है वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का तरीकेकार हमने लास्ट यानी रेट में भी सीख चुके थे कि npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम और माइनस माइनस सेव। उसने लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, हमारे पास तो नोट मॉड्यूल का फोल्डर भी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया, और उसके अंदर जो है वो एक्सप्रेस का
मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो गया हमारे पास, और माइनस माइनस सेव की वजह से हमारे पास जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर भी डिपेंडेंसीज के अंदर उसने एक्सप्रेस का दिखा दिया कि भाई आपके पास एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब हमने एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए अपनी एक फाइल बनाई जीएस की, और हमने ऊपर लिखा भाई कौन सा एक्सप्रेस और रिक्वायर एक्सप्रेस, यानी जो हमें नोड मॉड्यूल को जो भी चीज़ चाहिए होती है उसका हम डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, वो हमने नाम लिखा और उसको हमने उसी नाम से जो है वो वेरिएबल का नाम सेट कर दिया एक्सप्रेस के नाम से। उसके बाद हमने क्या किया कि कौन सा ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, यानी जो एक्सप्रेस का जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने ऐप में स्टोर किया, ताकि हम उसकी, क्योंकि उसके अंदर जो मुझे सारे मेथड मिल रहे होते हैं, लाइक गेट का हो गया, पोस्ट का हो गया, और जो हम अभी मेथड पढ़ने वाले हैं, अभी हमने फिलहाल जो वो गेट का मेथड ही करा है। फिर कॉस्ट डॉट हमने, अच्छा लास्ट क्लास में हमने जो है ना वो पोर्ट भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहे थे, इस क्लास में हमने जो है वो जो पोर्ट नंबर है हमारा वो भी हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस हमारे पास। फिर हमने क्या किया, हमने एक गेट का मेथड बनाया है ऐप डॉट गेट, और हमने जो है उसको, उसके बाद हमने जो उसको बताया सबसे पहले राउट, कि हम किस राउट पे ये वाली रिक्वेस्ट चलेगी, ये जो हम काम अंदर करवाने जाएंगे ये काम कब चलेगा वो हमने अब बता रहे हैं उसको। तो हमने बताया भाई स्लैश के राउट पे चलेगा, यानी जो पहला हमारे पास बेसिक जो राउट होता है स्लैश वाला, ये हमें जब ही काम करवाना है, तो हमने बता दिया भाई डबल कोटेशन में स्लैश। उसके बाद हमने रिक्वायर्ड और रिस्पॉन्स किया भाई क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और क्या उसका रिस्पॉन्स, हमने ताकि उसको हम गेट कर सकें। कल हमने एरो फंक्शन बनाया और हमने सबसे पहले उसको कंसोल करवा लिया, कंसोल में जो भी, ताकि हमें पता चल सके वही स्लैश वाला राउट चला है या नहीं चला। और जो हमें ब्राउजर पे दिखाना था उसको हमने कह दिया भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और आगे हमने कोई छोटी सी उसकी एस्टिमेट लिख दी S2 करके, वेलकम टू होम। अब ये स्लैश का राउट था, तो जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, जैसे ही हमारी फाइल चलेगी, तो स्लैश का राउट बाय डिफॉल्ट वही होता, तो हमारे पास कंसोल भी चल जाएगा और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हमारे पास S2 की वाली हेडिंग वेलकम टू होम भी लिखी हुई आ जाएगी। चला किस तरीके से, हमने चलाया किस तरीके से, हमने नीचे लिखा हुआ है ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट हमारा जो सर्वर है वो लिसन कर रहा होगा कौन सी पोर्ट पे, हमने आगे उसके पोर्ट नंबर बता दिया जो कि हमने ऊपर सेव करवाया हुआ था। और हमने मेन वाली है कि अगर कोई एरर आता है तो वो भी हमें बता दो, तो हमने दूसरे में उसको एरर, दूसरे अपने एक और एरो फंक्शन बना के हमने उसको एरर रिसीव किया, और हमने कंडीशन लगा ली कि भाई अगर एरर हो तो मुझे बता देना, ताकि हमें पता चल सके, और अगर सर्वर चल रहा हो तब भी मुझे बता देना, एल्स में हमें बता दें सर्वर लिस्टिंग ऑन पोर्ट नंबर दे दिस। एक और हमने गेट का बनाया है कि अगर तो एक और राउट हम बना सकें, एक और अगर रिक्वेस्ट अगर आ सके स्लैश ऐड की अगर रिक्वेस्ट आ जाए तब मुझे काम क्या करवाना है, तो मैंने बताया स्लैश ऐड की अगर रिक्वेस्ट आए, तो अब मैंने थोड़ी सी एचटीएमएल को बढ़ा के अपने लेबल और ऐड यूज़र बता दिए, वही ऐड यूज़र और इनपुट एक फील्ड बना दिए। अब जब मेरी एप्लीकेशन चल रही होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट राउट पे मेरे पास वेलकम टू होम लिखा हुआ आ रहा होगा, और अगर मैं ऊपर स्लैश ऐड कर दूंगा तो मेरे पास दूसरा वाला गेट का मेथड चल जाएगा जिसमें मेरे पास लेबल और बटन शो हो जाएंगे। जी जनाब, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? सर ये जो यहाँ रिक्वेस्ट का जो वेरिएबल शेप किया हुआ है आर्ग्यूमेंट, हम्म इसके अंदर मतलब क्या चीज़ आ रही है? इसके अंदर वही चीज आ रही है जो हमने एग्जैक्टली रिक्वेस्ट हमें वहां मिल रही थी HTTP वाले मॉड्यूल के अंदर जो मिली थी। रिक्वेस्ट के अंदर URL होगा, रिक्वेस्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं अगर रिक्वेस्ट को लॉक करूँ तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। कंसोल सॉरी कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। हमने उसमें से सिर्फ एक सेंड का मेथड यूज करा हुआ है। रिक्वेस्ट भी बहुत बड़ा सा एक मेथड होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन बहुत सारी चीज़ों को आप वक्त पे जरूर कुछ कुछ चीज़ों को यूज़ भी कर रहे होते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे हम। मैंने रिफ्रेश कराया है यहाँ पर, तो ये देखें ज़रा कि ये रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिक्वेस्ट में से रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट है ये। अभी चूंकि हमने सिर्फ गेट का मेथड पढ़ा है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जब आप आगे जाके पोस्ट के मेथड पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल बिल्कुल हो रहा होगा। होस्ट है फॉर एग्जांपल कि मेरे पास किस कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, मेरे पास हेडर्स के अंदर क्या क्या रखा हुआ था, कुकीज़ वगैरह भी यहाँ से आ रही होती हैं। सेशंस मैनेजमेंट हम यहाँ करके देखेंगे, सॉकेट को हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह जो हम करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको इस थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। वजह ये कि हमें अभी रिस्पॉन्स को एक्सप्लोर कर लें पहले, रिस्पॉन्स के अंदर और क्या क्या हो सकता है, फिर इस पे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमने क्या करा जनाब, हमने ऐड का यूआरएल बना लिया, हमने स्लैश का यूआरएल बना लिया। ये क्या काम करी, सिंपल सी चीज़ है कि जब मैं स्लैश की रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये वाला काम रेंडर हो जाता है, और जब मैं स्लैश ऐड की रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये वाला हिस्सा रेंडर हो जाता है। अच्छा, ऐड के अंदर ये जो लिख रहा हूँ मैं डॉट गेट, ये एक HTTP वर्ब कहलाता है। HTTP वर्ब क्या होते हैं कि HTTP के अंदर आप किस किस तरह की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आमतौर पर हम 4 या 5 वर्ब्स यूज़ कर रहे होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। हम अगर थोड़ा सा और सिंपल कर दें तो गेट और पोस्ट ही हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो तो आपके पास फॉर्म के अंदर मेथड्स के अंदर भी आपके पास ये दो चीज़ होती हैं कि फॉर्म का मेथड क्या होगा, गेट का फॉर्म है या पोस्ट का फॉर्म है।
जब मैं यहाँ पे आता हूँ एड्रेस बार में आता हूँ और आके यहाँ पे एड्रेस टाइप करके एंटर करता हूँ तो एक गेट की रिक्वेस्ट जाती है। गेट की रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? मेरे सर्वर पे जाती है। मेरा सर्वर क्या काम करता है? उस गेट की रिक्वेस्ट को लेता है, पार्स करता है, मेरे पास जो भी उसका रिस्पॉन्स था वो रिस्पॉन्स मेरे पास पेज पे रेंडर करके दिखा देता है। हो सकता है कि इसके अगेंस्ट में कोई एचटीएमएल आ रही हो सकता है कि इसके अगेंस्ट में कोई जेसन आ रही हो सकता है कि इसके अगेंस्ट में कोई पूरी फाइल आ रही हो। उस पूरी फाइल को भी वो रेंडर करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सारे डिफरेंट तरह के काम हम इंशाल्लाह करके देख रहे होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या काम करा जाए जनाब? अब नेक्स्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हम बजाय इसके कि दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, हम इसी प्लेन एचटीटीपी सर्वर के ऊपर, प्लेन एक्सप्रेस के ऊपर रहते हुए काम करें पहले। और जिस तरह हमने लास्ट क्लास में हमने करके देखा था कि स्टूडेंट्स ऐड करते और स्टूडेंट्स डिलीट करे, तो उस तरह का कोई काम करके देख लें। अच्छा, उसके लिए क्या करा जाए? उसके लिए काम ये करा जाए कि बजाय इस दफ़ा हम स्टूडेंट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम इस दफ़ा बुक्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ही बजाय इसके कि मैं एक नई लाइब्रेरी बनाता हूँ उसके अंदर काम करता, तो चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए थोड़ी देर के लिए हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन चीज़ों को बल्कि बना लेना चाहिए, मेरे ख्याल है अब वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। सिंपल तो हमने करके देख लिया बहुत सारा। तो एक नई फाइल बनाई मैंने, लाइब्रेरी library.js के नाम की मैंने एक फ़ाइल बना ली। ये क्या है जनाब? ये हमारी लाइब्रेरी के नाम की एक फ़ाइल है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शन होंगे, डिफरेंट तरह की चीज़ होंगी, और बाहर हम उस लाइब्रेरी वाली फ़ाइल को रिक्वायर्ड करके उसके अंदर बुक्स को ऐड करेंगे और बुक्स को डिलीट करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने क्या कहा, लाइब्रेरी के अंदर मैंने कहा यहाँ पे फंक्शंस बना लेता हूँ मल्टीपल, और उनको एक्सपोर्ट करवा देंगे ताकि वहाँ पे इंपोर्ट करा के यूज़ कर सकूँ, रिक्वायर करा के यूज़ कर सकूँ। तो फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर क्या होगा, एक फंक्शन होगा ऐड न्यू बुक। ऐड न्यू बुक क्या काम करेगा जनाब? मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्ट LIBRARY लाइब्रेरी, या कॉन्स्ट बुक्स कह लेते हैं दफ़ा इसको, बुक्स इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे है। देन मैंने कहा ऐड न्यू बुक के अंदर क्या काम होगा जनाब? बुक्स डॉट ऐड, सॉरी डॉट पुश होता है, डॉट पुश, और यहाँ पे बुक का नाम आएगा, नेम, और वो जो नेम आया वो हमने यहाँ पे पुश कर दिया, एक बुक ऐड हो गई। एक और फंक्शन बना लेते हैं, गेट ऑल। सर ऑब्जेक्ट नहीं भेजेंगे? ऑब्जेक्ट भेज दें? अभी मैं सिर्फ एक नाम रखा हुआ था, चलो ऑब्जेक्ट भेज देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर फ़ायदा ये होगा कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे बुक आई, ठीक है, बुक के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा यानी, तो मैंने कहा ये पूरी बुक्स के अंदर ये एक नई बुक पुश कर दो। इसके अंदर ये कुछ भी चीज़ें रख लेंगे थोड़ी देर के लिए। हम कह लेते हैं कि बुक के अंदर मेरे पास क्या क्या रखा होगा। बुक के अंदर मेरे पास रखा होगा ID, मेरे पास बुक के अंदर रखा होगा नेम, ऑथर, और अभी फ़िलहाल 3 चीज़ें थोड़ी देर के लिए। और चीज़ें आ सकती थी, जॉनर वगैरह क्या है, जेनर वगैरह क्या है, बट अभी हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ रहे हैं। हमने कहा हमारे पास बुक के अंदर 3 चीज़ें होंगी, ID, नेम और ऑथर, 3 चीज़ें हमारे पास होंगी। गेट ऑल बुक्स के अंदर क्या होगा, हमने कह दिया गेट ऑल बुक्स के अंदर हमारे पास होगा रिटर्न कर दो ये जो बुक्स की एरे है। दो फंक्शन बना लिए, सिंपल है, भी थोड़ा सा आसान सा। मैंने क्या करा, अब इस वाली इन दोनों फंक्शंस को मुझे बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना है। तो मेरे पास पहला तरीका क्या था, मैं लिख दूं इस तरह कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड न्यू बुक इक्वल्स टू ऐड न्यू बुक। पहला तरीका ये हो सकता था कि मैंने एक ऐड न्यू बुक के नाम की बाहर चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, बाहर वाली चीज़ के लिए एक्सपोर्ट करवा दिया, और उसमें क्या रखा होगा, इस वाले फंक्शन का रेफरेंस रखा है मैंने। तो बाहर जो भी यूज़ करेगा वो ऐड न्यू बुक को कॉल करेगा और बुक पास करेगा, और वो बुक यहाँ पे उसको वो ऐड इस वाली एरे के अंदर पुश हो जाएगी। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि मैं यहीं पे ही इसी तरह लिख दूं कि मैं लिखूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऑल बुक फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू फंक्शन FUNCTION फंक्शन, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कह दिया रिटर्न कर दो ऑल बुक्स को। तो दोनों तरीके सही हैं आपकी, मैंने भी यहाँ पे दोनों तरीके छोड़ दिए। आपको जो तरीका बेहतर लगता हो आप उस वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं कि अलग से फंक्शन बनाएं, उसका रेफरेंस एक्सपोर्ट करवाएं, या पूरा का पूरा फंक्शन ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट करा दें। दोनों चीज़ें वैलिड हैं। अच्छा जी, बुक्स यानी लाइब्रेरी ने क्या काम करा, दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट करवा दी, गेट ऑल बुक्स और एड न्यू बुक का। तो app.js के अंदर आया मैं, और यहाँ पे आके हमने क्या कहा जनाब, यहाँ पे आके हम कहते हैं बॉडी पार्सर यूज़ करवाऊँ, भी नहीं करवाऊँ, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। अभी आपके सजेस्ट करते हैं, अभी बॉडी पार्सर यूज़ करना चाहिए हमें?
पहले हार्ड कोडेड बुक के नाम से चलते हैं, फिर बुक के बॉडी हाँ, पार्ट, पहले हार्ड कोडेड। ठीक है, ऐसा पहले ही बुक हार्ड कोडेड चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा मैंने जनाब, यहाँ पे मैंने काम ये करा कि लेट, या इसको भी कॉन्स्ट कह देता हूँ, कॉन्स्ट ऑथर्स इक्वल्स टू ऑथर 01 AUTHOR 02 और AUTHOR 03, ये 3 ऑथर्स हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और एक तरीका यूज करना चाहिए तो सिंगल कोट्स होनी चाहिए सब जगह, ये सारी जगह डबल कोट्स होनी चाहिए, तो मैंने सब जगह डबल कोट्स यूज कर ली, ठीक है। अच्छा, एक मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया नीचे आके कहीं पर, फंक्शन गेट रैंडम ऑथर, और ये एरे एक्चुअली यहाँ पे ले आता हूँ, इसी के अंदर ले आता हूँ कि ऑथर नेम जो है ना वो रैंडमली हर बुक का कोई ना कोई एक ऑथर नेम असाइन हो जाए। तो ऑथर नेम अगर रैंडम असाइन करवाना है तो क्या काम करना पड़ेगा जनाब, मुझे करना ही पड़ेगा मुझे कि आकर मुझे इन एरे में से एक रैंडम उठाना है नंबर। तो मैंने कहा मैथ डॉट रैंडम, ये क्या काम करेगा, 0 से लेकर 0 से लेकर 0.99 तक का नंबर को जनरेट करेगा। इसको मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऑथर्स डॉट लेंथ से, और जो भी चीज आई है उसको मैथ डॉट फ्लोर करवा दो। सही कह रहा हूँ ताबिश में? जी सर, सही है। ये हमारे पास क्या आ गया, कोई भी रैंडम इंडेक्स आ गया, और यहाँ से मैंने क्या कहते हैं रिटर्न करा दो ऑथर्स के अंदर से जाके ये वाला इंडेक्स। ट्राई कर लेते हैं इसको जरा, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है तो मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट डेवलपर कंसोल में डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके ट्राई कर सकता हूँ। तो मैंने कहा गेट रैंडम ऑथर कॉल करो, ऑथर 03 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, तो रैंडमली कोई सा भी ऑथर आता चले जा रहा है मेरे पास, ठीक है। गेट रैंडम ऑथर मेरे पास इस तरह काम कर रहा है ताकि बुक को कोई सा भी एक रैंडम ऑथर मिलता चले जाए। अच्छा, तो यहाँ पर है मैं, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इस वाले को ऐसे ही छोड़ दूँ स्लैश ऐप डॉट गेट स्लैश ऐड को, और एक और नया यूआरएल ऐड करता हूँ मैं। मैंने कहा ऐप डॉट गेट स्लैश ऐड डैश न्यू डैश बुक। ऐड न्यू बुक क्या काम होगा जनाब, ऐड न्यू बुक का ये काम होगा कि इसको रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स आएगा, और ये क्या काम करेगा जनाब, ये काम ये करेगा कि एक नई बुक ऐड कर देगा। एक्चुअली इसका काम क्या होना चाहिए, इसका काम ये होना चाहिए कि ये यूज़र को एक फॉर्म दिखाए, यूज़र उस फॉर्म को फिल करे और बुक को ऐड करे। बट अभी फॉर्म की मदद से हमने डेटा, चलें फॉर्म के अंदर से डेटा हो जाएगा यार, हम क्यूरी की मदद से अभी डेटा ले आते हैं, गेट का वाला काम करवा लेते हैं, फिर बॉडी पार्सल पे आता हूँ ताकि मैं थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, ऐड न्यू बुक क्या काम करेगा, ये मुझे रिटर्न कर रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या काम करेगा, ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेगा एक इस तरह की चीज़ कि इसी तरह का एक लेबल होगा और ये रखा होगा एक फॉर्म के अंदर। अच्छा जी, हमने क्या काम कहा, हमने कहा ऐप डॉट गेट स्लैश एड न्यू बुक के नाम की हमने एक गेट की रिक्वेस्ट करी, और हमने यहाँ पे क्या काम करा जनाब, हमने फॉर्म एक बना लिया। फॉर्म के अंदर मैंने कहा बुक नेम, बुक नेम के अंदर से मैंने क्या क्या इनपुट टाइप की टेक्स्ट है, और कह लीजिए इसको जनाब बटन को टाइप ही कह दिए, इसकी टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और इसको मैंने कह दिया ऐड यूज़र की जगह इस दफ़ा क्या दे देंगे, ऐड बुक कह दिया इसको मैंने। ऐड यूज़र हमारे काम का नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देंगे, कन्फ्यूजन करेगा ज़बरदस्ती आपको अभी थोड़ी देर। अच्छा जी, ऐड न्यू बुक के नाम का एक यूआरएल आ गया। ये क्या काम करता है, इसके पास एक टेक्स्ट फील्ड है, और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं कि मुझे क्या चाहिए होगा, नेम की नाम की प्रॉपर्टी चाहिए होगी ताकि मैं जो डाटा यूज़र फिल करे उसको सर्वर तक पहुंचा सकूं। और नेम क्या दी मैंने, इसका क्या है फील्ड का नाम, बुक नेम। बुक नेम की मैंने यहाँ से डाटा भिजवाया, और जनाब अब क्या करा मैंने, अभी मैंने कुछ भी नहीं काम करा, फॉर्म इसी तरह छोड़ दिया, सेव करवाया, कमांड जे, यहाँ पर आके हमने क्या कहा, हमने आके इसको स्टॉप करा कंट्रोल सी से, इसको करा क्लियर,
और मैंने सर्वर तक स्टार्ट करवा दिया। अब मेरे पास दो यूआरएल्स हैं, स्लैश ऐड मेरे पास एक यूआरएल नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक स्लैश होम है और एक है स्लैश ऐड डैश न्यू डैश बुक। हाँ, बुक नेम आ गया और ऐड बुक के नाम का मेरे पास एक फील्ड आ गई। बुक नेम आके मैंने ऐड करा बुक 01 और मैंने कहा ऐड बुक। तो देखें क्या हुआ, जब मैंने ऐड बुक का बटन क्लिक करा तो मेरा फॉर्म सबमिट हुआ। ज़रा यहाँ पे अब तवज्जो चाहिए, सब जो काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए चाय पीना, नाश्ता करना, दूसरे काम करना, 1 मिनट छोड़ दीजिए, यहाँ फोकस करिएगा। मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ आपकी पुरानी एचटीएमएल की क्लास के साथ, जब हमने प्लेन एचटीएमएल पढ़ना शुरू करा था। जब हमारे पास एक फॉर्म आया था, हमने कहा था फॉर्म के अंदर दो चीज़ें मेथड्स होते हैं, एक होता है मेथड गेट और एक होता है मेथड पोस्ट। गेट के अंदर क्या होता है, गेट के अंदर होता है ये कि आप जो भी डेटा टाइप करते हैं और सबमिट करवाते हैं तो वो डेटा आपके यूआरएल एड्रेस बार में दिखना शुरू हो जाता है। एक्चुअली वो क्या होता है, वो डेटा आपकी क्यूरी पैरामीटर का पार्ट बनता है। ये चीज़ कहलाती है, क्या चीज़ कहलाती है, क्यूरी पैरामीटर्स कहलाती हैं, या रिक्वेस्ट डॉट क्यूरीज कह लीजिए। हाँ, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरीज के अंदर मिलेगा ये एग्जैक्टली। हाँ, ये चीज़ आपकी क्यूरी पैरामीटर का पार्ट बनती है और आपके सर्वर तक पहुंच जाती है अगर आपने गेट की मदद से डेटा भिजवाया। तो अब फॉर्म के अंदर अगर आप आके देखें तो फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे दो चीज़ें पास हो सकती थी। एक हो सकता था मेथड, जो मैंने कोई नहीं बताया, तो वो डिफॉल्ट पे गेट का मेथड होता है। और एक होता है एक्शन, कि वो डेटा किस एड्रेस पे भिजवाना है, तो वो भी यहाँ पे मैंने कोई नहीं बताया। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ मैं कहता हूँ मेथड इक्वल्स टू गेट। अगर कोई नहीं बताया तो डिफॉल्ट पे गेट ही होता है। और यहाँ पे आके मैं लिख दूँ एक्शन, ACTION, एक्शन इक्वल्स टू स्लैश ऐड, क्या ऐड न्यू बुक है, यहाँ पे क्या देते हैं स्लैश ऐड डैश बुक डैश सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। तो क्या होगा जनाब, ऐड जब भी अब मेरे पास से ये वाला फॉर्म सबमिट होगा तो कौन से यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी, ऐड बुक सक्सेस के नाम की यूआरएल पर रिक्वेस्ट जाएगी। क्या अभी हमारे पास ऐड बुक सक्सेस के नाम का यूआरएल बना हुआ है कोई? हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ दो यूआरएल बने हुए हैं, स्लैश का और स्लैश ऐड न्यू बुक का। ऐड बुक सक्सेस के नाम का हमारे पास कोई यूआरएल बना हुआ ही नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर आया मैंने क्या करा, इसको सर्वर को स्टॉप करा, सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट करा ताकि जो चेंजेस हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाए। इसको हटाया मैंने ऐड न्यू बुक को, तो मेरे पास इस तरह डिफॉल्ट पे एक फॉर्म आ रहा है। मैंने आके लिखा बुक 02। अब जब मैं सबमिट करूंगा तो क्या होगा, एक गेट की रिक्वेस्ट जाएगी, इस वाली यूआरएल पे जाएगी। ये वाला यूआरएल तो हमने बनाया हुआ ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज आ जाना चाहिए, कैन नॉट गेट वाला मैसेज आ जाना चाहिए। मेरे पास आ गया कैन नॉट गेट एड बुक सक्सेस। एड बुक सक्सेस आपने बनाया हुआ नहीं है और आप इसके ऊपर गेट की रिक्वेस्ट फायर कर रहे हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब आते हैं और इस वाले यूआरएल को बनाते हैं, एड बुक सक्सेस। सर जी दोस्त, ये जो मेथड आपने लिखा है गेट या पोस्ट, ये गेट किस लिए होता है कि कोई डेटा मंगवाना है और पोस्ट कोई डेटा भिजवाना है, इसलिए ना? गेट भी और पोस्ट भी, फॉर्म को सबमिशन हो रही है तो यानी आप डेटा को भिजवा रहे हैं सर्वर तक, ठीक है। अब आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि वो डेटा अगर सेंसिटिव डेटा है तो आप पोस्ट की मदद से भिजवाते हैं, और अगर वो इनसेंसिटिव डेटा है, नॉर्मल डेटा है, जैसे अभी हमने सिर्फ बुक का नाम पोस्ट करवाना, बुक का नाम भिजवाना था, तो हमने गेट यूज कर लिया, ठीक है। तो गेट और पोस्ट दोनों सर्वर, क्लाइंट से सर्वर तक डेटा भिजवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेसिक मकसद ये। अब क्लाइंट से सर्वर तक डेटा क्यों भिजवा रहे हैं, अगर आपको क्लाइंट से सर्वर तक डेटा इसलिए भिजवाना है ताकि आप एक नई चीज क्रिएट करें तो आपको पोस्ट यूज करना चाहिए। अगर आप क्लाइंट से सर्वर तक डेटा इसलिए भिजवा रहे हैं ताकि आप उस डेटा जो आपने भिजवाया उसके बिहाफ पे मजीद डेटा मंगवा सकें, तो फिर आपको गेट यूज करना चाहिए। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 बुक्स हैं, मुझे एक नई बुक ऐड करनी है, तो मुझे पोस्ट यूज करना चाहिए। अगर मेरे पास 1000 बुक हैं और मुझे बुक नंबर 5 के ऑथर का नाम पता करना है, तो मुझे गेट यूज करना चाहिए कि मैं सर्वर तक डेटा भिजवा रहा हूँ कि बुक नंबर 5, कौन सी बुक नंबर 5 सर्वर से, लेकिन डेटा मैं मंगवा रहा हूँ कि यार बुक नंबर 5 के ऑथर का डेटा दे दो, तो मुझे गेट यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी हम सारा काम गेट से करेंगे क्योंकि पोस्ट यूज करने के लिए हमें एक और थर्ड पार्टी मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको फिलहाल थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। जाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई कंफ्यूजन किसी की? नहीं नहीं, सही। बाकी लोग? शदीद सन्नाटा है।
चलें जी, हम आगे बढ़ देंगे। मेरा ख्याल है कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज़ सवाल पूछें ताकि मुझे पता चल सके, मैं उस वाले हिस्से को क्लियर कर दूं। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही, सवाल नहीं आ रहा, तो मतलब आई एक्सपेक्ट के बाकी सब चीज़ों को, सब लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ तक। अच्छा जी, अब हमने क्योंकि फॉर्म का डाटा इस वाले एक्शन पे सबमिट करवाया तो हमें एक ये वाला यूआरएल भी ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा app.get, एक ये वाला यूआरएल ऐड करूँ मैंने, और इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी वही होगा कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपके लिए, console.log request.query, रिक्वेस्ट को यूज़ करा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्यूरी के नाम की चीज़ मैंने लॉग करवाई है, ठीक है। अच्छा जी, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा जनाब रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो, SEND सेंड, एक H1 के अंदर योर बुक हैज़ बीन रजिस्टर्ड, REGISTERED, रजिस्टर्ड, ठीक है जी। अब रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी क्यों लॉक करवाए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे टर्मिनल पे दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि क्या फ़र्क आ रहा है या क्या चीज़ आ रही है। सर्वर को स्टार्ट कराया, दोबारा से मैं यहाँ पर आता हूँ जनाब, नहीं ऐड बुक सक्सेस के ऊपर नहीं, बल्कि पहले हम आएंगे /add-new बुक के ऊपर। ऐड न्यू बुक के ऊपर आके मैंने कहा बुक का नाम मैंने कह दिया B01 जब मैं टाइप करके ऐड न्यू बुक करता हूँ तो मेरे पास कहाँ पर आई रिक्वेस्ट, ऐड न्यू बुक के ऊपर आई, और यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा हुआ है बुक नेम इक्वल्स टू बुक B01। अगर आप यहाँ देखें सर्वर के ऊपर तो यह भी देखें आपके पास एक आपके पास की वैल्यू पेयर के अंदर डाटा आया है। की क्या है, बुक नेम, और वैल्यू क्या रही है B01। ये कहाँ से आया ये लॉग, ये आया लॉग इस रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी की वजह से। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर भिजवाया था। एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए कह लेते हैं बुक नेम, और बुक के देश में और क्या चीज़ भिजवा सकते हैं बुक के लिए, लैंग्वेज भिजवा देते हैं थोड़ी देर के लिए, लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज, और लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे कह दिया लैंग के नाम की एक फील्ड के अंदर लैंग्वेज आएगी। सेव करवाया, सर्वर को स्टॉप कराया। अच्छा लाइन ब्रेक नहीं कर रहा मैं, गलती कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइन ब्रेक होनी चाहिए थी हमारे पास यहाँ पे। BR लाइन ब्रेक करवा दी, 2 लाइन ब्रेक यहाँ पे आ गई और 2 लाइन ब्रेक बटन से पहले आ गई। तो ये पूरा एक फॉर्म बनाया हुआ मैंने जिसके अंदर 2 फील्ड्स हैं, एक बटन है, इस तरह की लाइन ब्रेक्स आ रही हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सर्वर को यहाँ पे स्टार्ट कराया तो ऐड न्यू बुक के बाद दोबारा आता हूँ मैं, ऐड डैश न्यू बुक के ऊपर दोबारा आया मैं, तो लैंग्वेज और बुक नेम 2 फील्ड आ रही मेरे पास। बुक नेम मैंने कहा बुक 03, लैंग्वेज मैंने कहा EN फॉर इंग्लिश। ऐड न्यू बुक करा तो मेरे पास क्या आ गई, अब देखें 2 चीज़ें गई सर्वर पे, लैंग के अंदर मैंने जो टाइप करा था लैंग्वेज के अंदर EN वो चला गया, और बुक नेम के अंदर मेरे पास जो मैंने बुक नेम टाइप करा था बुक 03 वो चला गया, और मेरे पास ये भी लिखा गया योर बुक हैज़ बीन रजिस्टर्ड। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है योर बुक हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ये कहाँ से है, ये इस वजह से है कि मेरे पास जब मैंने सबमिट करवाया था तो ऐड बुक सक्सेस के ऊपर रिक्वेस्ट गई थी, और ऐड बुक सक्सेस ने क्या काम कराया, एक मैसेज को लॉग करवाया और एक मेरे पास ये वाला मैसेज स्क्रीन के ऊपर भिजवा दिया। जो मैसेज को लॉग करवाया वो बहुत काम की चीज़ है क्योंकि इसमें से हम डाटा निकालेंगे और बुक को क्रिएट करेंगे। वो देखें वो ये रहा, बुक नेम भी आ रहा है और लैंग्वेज भी आ रही। तो अब मैं आता हूँ जनाब लाइब्रेरी वाले मॉड्यूल के ऊपर जो हमने यहाँ बनाया था। यहाँ पे लैंग भी आ रही है मेरे पास, 4 चीज़ हो गई हैं, ठीक है। इस लाइब्रेरी वाली मॉड्यूल के अंदर आऊँ तो मैं यहाँ पर आके क्या कहूँगा, मैं पहले इसको रिक्वायर करूँगा, तो मैंने कहा कॉन्स्ट लाइब्रेरी LIBRARY इक्वल्स टू रिक्वायर कर लो ./library.js को, library.js रिक्वायर हो गई। तो अब यहाँ पे आया मैंने लाइब्रेरी डॉट ऐड न्यू बुक के नाम का फंक्शन था लाइब्रेरी के अंदर। ये देखिए ऐड न्यू बुक क्या काम करता था, बुक्स के अंदर बुक पुश करता था। तो मैं यहाँ पर आया ऐड न्यू लाइब्रेरी ऐड न्यू बुक के अंदर, और हम क्या करेंगे जनाब, इसके अंदर हम काम ये करेंगे, कमांड जे से मैंने इसको स्टॉप कराया, सॉरी मिनिमाइज करवाया, और ऐड न्यू बुक को क्या चाहिए, डाटा चाहिए, तो वो डाटा निकाल लेता हूँ मैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी आई ना, सारी प्रॉपर्टीज ये वाली रखना जो क्यूरी के अंदर आई थी, यानी 2 चीज़ें आई थी इसके अंदर से, लैंग्वेज और बुक का नाम, 2 चीज़ें तो ये वाली हो गई। तीसरी चीज़ क्या चाहिए मुझे, एक आईडी चाहिए बुक की, तो बुक की आईडी रखवाता हूँ मैं। मैंने कहा ID कॉलन थोड़ी देर के लिए कहती है मैंने डेट.now, रेंडमली कोई भी एक आईडी असाइन हो जाएगी इसको, बड़ा सा नंबर एक,
और साथ में क्या चाहिए इसको, ऑथर नहीं है, ऑथर का नाम चाहिए। बुक के अंदर क्या ऑथर था, ऑथर, तो मैंने यहाँ पे कह दिया, ये मैंने फंक्शन बनाया था गेट रैंडम ऑथर का, गेट रैंडम ऑथर का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया। तो 4 चीज़ें चली जाएंगी, 2 चीज़ें यहाँ से लैंग्वेज और नेम, तीसरी चीज़ आईडी हो गई, चौथी चीज़ ऑथर का नेम हो गया। ये चारों चीज़ें ऐड न्यू बुक को पुश हो जाएंगी। तो जब भी आप एक नई बुक ऐड करवाएंगे, वो यहाँ पे क्या होगा, ये एक इस वाली एरे के अंदर, सॉरी इस वाली एरे के अंदर वो डेटा पुश करवा देगा। अच्छा, बजाय इसके कि अब हम यहाँ पे मैं ये वाली रिस्पॉन्स के अंदर ये वाला मैसेज सेंड करवाऊँ कि योर बुक हैज़ बीन रजिस्टर्ड, मैं यहाँ पे एक और चलें एक अलग यूआरएल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक लिंक डाल देता हूँ साथ में, ताकि मुझे बार बार वहाँ पे एड्रेस बार में एड्रेस टाइप ना करना पड़े। ये हमने कहा जनाब स्ट्रिंग लिटरल के अंदर योर बुक हैज़ बीन रजिस्टर्ड, और एक और यहाँ पे क्या करा मैंने, एक एंकर बना दिया, वुड सॉरी एक डिफ के अंदर लिख लेते हैं दफ़ा, would you like to add an other book, और add another book को जो है मैंने एक एंकर के अंदर रख दिया, और इस एंकर को हम href कर देंगे, href इक्वल्स टू href में मैं ये वाला यूआरएल पास कर दूंगा जिस यूआरएल पे मुझे लेके जाना है। हाँ जी, क्या चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम यहाँ पर आए ऐड न्यू बुक के ऊपर। ऐड न्यू बुक ने क्या काम करा, आपको एक फॉर्म दिखाया जिसके अंदर 2 फील्ड्स और एक बटन थे। आपने उन दोनों फील्ड्स के अंदर आके टाइप करा और बटन के ऊपर क्लिक करा। इसको हम यहाँ पे चलें रिक्वायर्ड भी कह देते हैं, थोड़ी सी वैलिडेशन भी लगा दी हमने। अच्छा, आपने यहाँ पर आए और आपने क्या करा, इन दोनों फील्ड्स के अंदर टाइप करा, और टाइप करके आपने बटन के ऊपर क्लिक करा सबमिट करवाने के लिए। जब आपने टाइप करा सबमिट करवाने के लिए, तो क्या होगा जनाब, होगा ये कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबमिट पे, वो वैलिडेट करेगा फॉर्म को, और अगर फॉर्म वैलिड होगा तो वो इस वाले यूआरएल के ऊपर आपका डेटा, जो आपने डेटा यहाँ पे सबमिट करा है इस वाली फील्ड के अंदर और इस वाली फील्ड के अंदर, वो इन दोनों फील्ड्स का डेटा लेकर इस वाले एड्रेस पे चला जाएगा, एड बुक सक्सेस के ऊपर। तो एड बुक सक्सेस ने क्या काम करा, एड बुक सक्सेस ने क्या ये काम करा कि इसको पता है कि जब भी मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे पास क्यूरी में कुछ पैरामीटर्स आएंगे, वो वाले पैरामीटर्स यूज करने हैं, आईडी उठानी है और ऑथर उठानी है। ये 4 चीज़ें, वो 4 चीज़ें मैंने लेनी है और ऐड न्यू बुक को पास कर देनी है। और आखिर में क्या होगा, आखिर में इवेंचुअली जब वो ये काम कर देगा तो उसके बाद वो आपको एक मैसेज दिखा देगा कि आपकी बुक रजिस्टर हो गई है, और आपको एक और मैसेज दिखाएगा कि अगर आपको चाहें तो आप एक और नई बुक ऐड कर लें। आए सर्वर के ऊपर, सर्वर को मैंने करा स्टॉप कंट्रोल सी से। अभी प्रैक्टिस का टाइम हम बस 10 मिनट और दें, मैं आपको प्रैक्टिस का टाइम भी दूंगा इंशाल्लाह इसके बाद, ताकि अभी तक जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस का टाइम दे दूंगा। जनाब यहाँ पर आए और आके क्या कहा मैंने, स्लैश एड सॉरी एड न्यू बुक के ऊपर आया। मेरे पास 2 फील्ड आ रही है, लैंग्वेज और बुक नेम। तो मैंने बुक नेम कहा बुक 01, लैंग्वेज मैंने कह दिया दफ़ा उर्दू, और मैंने कहा ऐड बुक। तो मेरे पास आ गया योर बुक हैज़ बीन रजिस्टर्ड, वुड यू लाइक टू ऐड अनदर बुक। मैंने इस पर क्लिक करा तो मुझे कहाँ दो लेकर आ गया, दोबारा से ऐड न्यू बुक के ऊपर आ गया। अब मुझे ये बताइए कि अभी मेरे पास बुक्स के एरे के अंदर कितनी लेंथ पड़ी हुई, कितने मेंबर पड़े हुए अभी उसके अंदर। अभी मेरे पास बुक्स के एरे के अंदर कितनी चीज़ें पड़ी हुई होंगी। सर्वर स्टार्ट करने के बाद मैंने एक दफ़ा बुक ऐड करी ना, तो मेरे पास बुक्स के एरे के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ एक एरे पड़ी हुई होगी, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अभी बुक्स के एरे के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा जनाब, जब बुक्स के एरे के अंदर एक मेंबर पड़ा हुआ है, यानी एक बुक ऐड हो चुकी है, तो मुझे उसको देखने के लिए भी कोई तरीका होना चाहिए। अभी हमारे पास उस बुक्स को देखने का तरीका कोई भी नहीं, तो आइए हम अब काम करते हैं, बुक्स को ऐड कैसे कर, एक बुक्स की लिस्ट कैसे देखनी, ये भी एक यूआरएल ऐड करते हैं। तो मैंने कहा app.get /list -all -books। लिस्ट और बुक्स के लिए क्या होगा, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स आएगा। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम कैसे यूज़ करेंगे जनाब, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम यूज़ ऐसे करेंगे कि रिक्वेस्ट में तो हमें कुछ भी नहीं कहना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करवाया मैंने, यहाँ पे एक टेम्पलेट सेंड करवाऊंगा, आता हूँ टेम्पलेट बना लेता हूँ मैं।
लाइब्रेरी को फंक्शन, इस वाली लाइब्रेरी वाली जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है इसको यूज़ करेंगे ताकि हम सारी बुक्स ले सकें। गेट ऑल बुक्स को मैंने कॉल करा, मेरे पास सारी बुक्स आ गई, ये एक एरे होगी। अभी तक की जो बुक्स ऐड हुई हैं मेरे पास यहाँ पे सारी आ गई, और मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा आइट्रेशन करिया, तो डॉट फॉर ईच मेरे पास बी आया। ये क्या करा जनाब, ये जो बी है ये अब एक इसके अंदर बुक का डेटा है, उसके अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, हर बी के अंदर 4 चीज़ें हैं। नेम जो मैंने यहाँ से भिजवाया था, बुक नेम सॉरी, लैंग्वेज, बुक नेम, लैंग्वेज, आईडी और ऑथर, ये 4 चीज़ें मेरे पास। तो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ बुक नेम और ऑथर को मैंने दिखाना चाह रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, सारी चीज़ें नहीं दिखाना चाह रहा मैं स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कहा लेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू एम्प्टी या बुक्स लिस्ट str इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया। ये स्ट्रिंग अब हम बना लेंगे किस तरह, इसके अंदर मैंने अभी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट रखी ul, और यहाँ पे आके मैंने इसको क्लोज करवाया अनऑर्डर्ड लिस्ट को, और सॉरी कॉन्केटिनेशन करवाएंगे इसके अंदर ताकि जो पुरानी चीज़ें वो लूज ना कर जाए हम। और बुक लिस्ट str के अंदर मैंने प्लस इक्वल्स टू करा दिया, हर उसके लिए क्या कर दो, एक लिस्ट आइटम ऐड करा दो, एक li ऐड करा दो। ये जनाब क्या आ गया आपके पास, बोल्ड के टैग में आ गया, सॉरी डॉलर के साथ आएगा, बी डॉट बुक नेम, बुक नेम, और यहाँ पर आ गया साथ में डॉलर बी डॉट ऑथर। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग बनता चला गया, और इवेंचुअली मैंने ये स्ट्रिंग क्या करा, सर्वर से क्लाइंट पे भिजवा दिया, तो वो क्योंकि एक HTML है तो वो एज HTML रेंडर करवा देगा उसको। सेव करवाया, कमांड जे कंट्रोल सी से स्टॉप करा, सर्वर को स्टार्ट कराया। लिस्ट ऑल बुक्स वाले यूआरएल पे डायरेक्ट आते हैं, अब अगर मैं पहले अगर मैं डायरेक्ट आ जाऊँ लिस्ट ऑल बुक्स के ऊपर, तो अभी कोई भी बुक ऐड नहीं होगी, मेरे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, कुछ भी कोई बुक नहीं है। ऐड न्यू बुक के ऊपर आते हैं जनाब, यहाँ से बुक ऐड करते हैं। मैंने कहा बुक 01, लैंग्वेज मैंने इस तरह की इंग्लिश छोड़ी है, ऐड कराया तो कह दे बुक ऐड हो गई है। एक और बुक ऐड कर देते हैं जनाब, बुक 02, इस दफ़ा मैंने इसकी लैंग्वेज उर्दू कह दी, ऐड करवाया तो मेरे पास ये बुक भी ऐड हो गई। अब आता हूँ जनाब मैं कहाँ पर, लिस्ट ऑल बुक्स के ऊपर आता हूँ, तो लिस्ट ऑल बुक्स मुझे दिखा रहा है कि 2 बुक ऐड हुई हैं, बुक 01 और बुक 03, बुक 02। 01 बुक वाली ऑथर का ऑथर भी 01 है, और 02 वाली बुक का ऑथर जो है वो 03 है। क्या समझ में आया यहाँ तक आपको, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कि हमने क्या करा, हमने अपने पास सबसे पहले यहाँ से दोबारा देख लें, एक दफ़ा मैं समझाऊंगा, फिर एक दफ़ा आप भी समझेंगे, फिर एक दफ़ा हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है अब, कि आपने जहाँ पे HTML सीखी थी, जहाँ पे अपने प्लेन फॉर्म्स बनाए थे, उसके अंदर हमने देखा था कि यार मेथड होता है, एक एक्शन होता है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था। अब हमने क्या करा जनाब, अब हमने करा ये कि हमने मेथड बनाया गेट का, और एक्शन बनाया हमने ऐड बुक सक्सेस का। होगा ये कि मेरे पास जब ऐड न्यू बुक की रिक्वेस्ट आएगी, तो मेरा यूज़र जो है वो एक फॉर्म देखेगा स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर एक फील्ड होगी बुक नेम की, एक फील्ड होगी मेरे पास लैंग्वेज की, और एक मेरे पास बटन होगा ऐड बुक का। यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा। जब ये फॉर्म सबमिट होगा, ये वाला फॉर्म सबमिट होगा, तो वो ये डाटा लेके जाएगा जो मेरे पास इन दोनों फील्ड्स में था, इस वाली फील्ड में था और इस वाली फील्ड में था, नेम की मदद से। अगर मैं नेम यहाँ से हटा दूँ तो वो डाटा सर्वर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि किस की के अगेंस्ट में डाटा है। की वैल्यू पेयर में डाटा जाता है, तो नेम के अंदर वो की बनेगी और वैल्यू वो बनेगी जो यूज़र टाइप करेगा, तो नेम का एट्रीब्यूट ज़रूरी है। अच्छा जी, नेम, ये वाला जो डाटा मेरे पास यहाँ पे यूज़र ने सबमिट फिल करवाया है, और इस वाले बटन की मदद से जो सबमिट करवाया है, वो जाएगा इस वाले एड्रेस के ऊपर, एड बुक सक्सेस के ऊपर। एड बुक सक्सेस के अंदर हमने क्या काम करा, एड बुक सक्सेस के अंदर हमने ये काम करा कि लाइब्रेरी के अंदर एक नई बुक ऐड करी, और यूज़र को ये मैसेज दिखा दिया कि आपकी बुक ऐड हो गई है। हम ये भी कर सकते थे कि लाइब्रेरी के अंदर ये बुक ऐड करते और डायरेक्ट ये वाली लिस्ट रेंडर करके दिखा देते यूज़र के कि अभी तक कौन कौन सी बुक रेंडर हुई है, अभी तक कौन कौन सी बुक सेव हो गई हैं। बट हमने यहाँ पे ऐसा नहीं करा, हमने अलग से यूआरएल बनाया ताकि हम उसको बाद में एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस करके देख सकें। तो जनाब हमने करा ये कि हमने बुक ऐड करवाई और यूज़र को मैसेज दिखा दिया कि आपकी बुक ऐड हो गई है। अगर आपको एक नई बुक ऐड करनी तो आप यहाँ पे चले जाएं, और अगर आपको अपनी लिस्ट देखनी है, सी ऑल बुक्स, तो आप इस वाले यूआरएल पर आ जाएं। यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं,
ये वाला यूआरएल दे दूंगा। अगर आपको नई बुक ऐड करनी तो आप इस वाले यूआरएल पर आ जाएं, इस वाले बटन एंकर पे क्लिक कर दें, और अगर आपको सारी बुक्स देखनी तो आप इस वाले एंकर पे क्लिक कर दें। आपको अगर यूजर की मर्जी, यूजर जिस भी यूआरएल पे क्लिक करेगा वो उस वाले यूआरएल पे चले जाएगा। अगर उसने कहा कि एक और बुक ऐड करनी है तो फिर से ये वाला फॉर्म दिख जाएगा उसके पास, और अगर उसने कहा कि मुझे सारी बुक्स देखनी है तो यूआरएल की वजह से उसको ये वाला फॉर्म दिख जाएगा जहां पर आपके पास सारी बुक्स की लिस्ट स्क्रीन पे नजर आ रही है। जी जनाब, सबसे ज्यादा मुश्किल किस जगह पर हुई पहले ये बताएं, फिर मैं उस वाले पॉइंट को समझाऊंगा मजीद इंशाल्लाह डिटेल में। जी पूछिए, कौन किसने हैंड रेज करा, सॉरी हसन अंसारी जी, कहिए हसन भाई। सर ये रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी बता देंगे क्या है, थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी क्या क्या है जनाब? रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर डाटा मिलता है। देखिए जरा यहाँ पे वापस आए। अच्छा मैंने सर्वर क्योंकि स्टॉप कर, सर्वर को कंट्रोल सी से स्टॉप करूँ, दोबारा से स्टार्ट करूँ। सर्वर को मैंने क्योंकि स्टार्ट करा है तो मेरे पास कुछ भी डाटा भी सर्वर पे कोई भी डाटा स्टोर नहीं है, कोई भी बुक स्टोर नहीं है। ऐड न्यू बुक पे आए, ऐड न्यू बुक के ऊपर आके मैंने क्या कहा, मैंने कहा बुक नेम, मैंने कहा फॉर एग्जांपल बुक नेम ऐड कर देता हूँ दफ़ा बुक 04, और लैंग्वेज मैंने कहा EN। अब जब मैं ऐड न्यू बुक करूँगा तो ज़रा देखिएगा यूआरएल के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी इसको आप समझ में आएगी फिर इंशाल्लाह। मैंने कहा ऐड न्यू बुक, तो एक तो क्या हुआ जनाब, इस वाले यूआरएल के ऊपर मेरा डाटा, मैंने क्योंकि एक्शन ये बताया हुआ था तो ऐड बुक सक्सेस, तो ये देखें ये लिखा हुआ है ऐड बुक सक्सेस, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा आ रहा है बुक नेम इक्वल्स टू बुक 04 एंड लैंग्वेज इक्वल्स टू EN। ये रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी है एक्चुअली। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर क्या आता है, जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद आपने लिखा हुआ होता है ना, ये रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी का पार्ट होता है। कि ये चीज जो है ये क्या है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी कहलाती है। अब आपने रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर जो भी डाटा भिजवाएंगे वो डाटा चलेगा। मैंने भी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर दो चीजें भिजवाई हुई, बुक नेम और लैंग्वेज, और भी कोई प्रॉपर्टी होती तो वो भी चली जाती। अच्छा अब मुझे देखना है कि सारी बुक्स की लिस्ट देख लो, तो ये देख लें सारी बुक की लिस्ट आ गई। बैक करूँ दोबारा मैं, यहाँ पर मैंने बुक 04 की जगह मैंने कोई कह दिया फॉर एग्जांपल सी मेड कोर्स, और लैंग्वेज मैंने इस दफ़ा कह दी फॉर एग्जांपल UR। एंटर कराया तो एक और दफ़ा बुक ऐड हो गई, लिस्ट ऑल करा तो मेरे पास देख रहे हैं बुक 04 आ गई, और सी मेड कोर्स भी एक नाम की एक बुक आ गई। उसको ऑथर 03 मिला था, इसको ऑथर 01 मिल गया। तो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी क्या होती है जनाब, आपके पास जो एड्रेस बार में क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ लिखी होती है, अब मैं इस वाले एड्रेस पे दोबारा सेट कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले एड्रेस पे सिर्फ और सिर्फ क्यूरी को, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी को यूज ही नहीं कर रहा था मैं अंदर, लेकिन एड्रेस बार में कोई क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ लिखी होती है, फॉर एग्जाम्पल हेलो इक्वल्स टू वर्ल्ड, सॉरी WORLD वर्ल्ड, तो ये जो लिखा हुआ है हेलो इक्वल्स टू वर्ल्ड, ये चीज़ क्या चीज़ कहलाएगी, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी का पार्ट बन जाएगी। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं जैसे चाहूँ उसको यूज़ कर लूँ। अभी मैंने उसको यूज़ नहीं करा हुआ इस वाले यूआरएल के लिए। मैंने अभी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी को कहाँ यूज़ करा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एड बुक सक्सेस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट ऑल के अंदर मैं रिक्वेस्ट को यूज़ ही नहीं कर रहा। और सवालात किसी के? ताबिश भाई एक दफ़ा डिटेल में आप समझाते हैं थोड़ा सा, फिर इनको प्रैक्टिस का टाइम देते हैं। सही सही। अच्छा जी, हमने गेट वाली चीज़ देख ली थी, हमने ऐड न्यू बुक वाली चीज़ भी देख ली थी। ऐड न्यू बुक में हमने क्या किया, अब हमने एक और चीज़ हमने ऐड करी है उसमें कि हमने फॉर्म के मेथड जो हमें गेट कर दिया, और हमने सबमिट के क्लिक पे भी जो हमें कुछ उसको एक्शन पास कर दिया कि यार जब सबमिट हो तो आपने जो है वो ये वाला एक्शन पे चले जाना है, यानी ऐड सक्सेस पे चले जाना है। अच्छा जी, वो हमने पास कर दिया, और हमने वही लेबल से भी सारी एस्टिमेट लिखी हुई है। अच्छा, ऐड न्यू बुक सक्सेस में होगा क्या, ऐड बुक सक्सेस में ये होगा कि हमारे पास हमने एक अलग लाइब्रेरी का हमने एक अलग फाइल बनाई है, और उसमें हमारे एक ऐड न्यू बुक का हमारा फंक्शन बना हुआ है, जिसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें हमारे पास सेव हो रही हैं जो कि हमने ऊपर ये फॉर्म में लिखी हुई हैं। जैसे ही वहाँ से हमने कहते हैं अपनी डिटेल लिखी, तो और हमारा जो ये एक्शन हमारा चला, यानी ऐड बुक सक्सेस गए हम, तो ऐड बुक सक्सेस के अंदर जैसे ही हम गए तो हमारे वो फंक्शन के अंदर हमने वो सारी चीज़ें भेज दी। सबसे पहले हमने क्या भेजा उसके अंदर, सबसे पहले हमने भेजा भाई रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे पास जो है वो आगे
क्योंकि जो भी हम डिटेल लिख रहे थे वो नेम और वैल्यू की पेयर में हमारे पास ऊपर क्यूरी में सेट हो रहे थे, तो हमने क्यूरी जो चीज़ें थी वो सारी हमने ऐड की पे सेव करवाई। उसके बाद हमने उसको कोई ना कोई हमें एक यूनिक आईडी देनी थी, तो जिसकी वजह से हमने डेट नाउ कर दिया, हमने आईडी कॉलन और डेट नाउ कर दिया। और तीसरी चीज़ हमने क्या किया भाई, ऑथर भी उसका सेट कर दो। और ऑथर कैसे सेट हो रहा था, ऑथर हमारे पास सेट हो रहा था गेट रैंडम ऑथर के जरिए, जो कि हमने नीचे उसका फंक्शन बनाया हुआ है, जो भी उसमें वो रैंडम के जरिए वो जो वो लेंथ के जरिए वो आपका ऑथर नेम लेकर आ रहा है। मीनवाइल हमने ये काम तो किया, लेकिन इस काम में सिर्फ सेव हो रहा था और आपके पास ब्राउजर पे जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड आ रहा था कि भाई आपका जो बुक है वो रजिस्टर हो गई, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रही थी हमारे पास। जो हमने जो ऐड करवाया वो हमने यहाँ पे शो नहीं करवाया। वो कैसे शो करवाया, उसी के नीचे हमने एक लिंक बनाया, एक अलग उसको गेट करके लिस्ट ऑल बुक्स की। अगर आपको लिस्ट देखनी है तमाम बुक की, तो आप इस यूआरएल पे क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करने पे हमने और एक और गेट का मेथड चल रहा था लिस्ट ऑल बुक का, जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें ये हो रहा था कि हमने जो एक गेट ऑल बुक्स का जो हमने फंक्शन बनाया हुआ था उसको हमने कॉल किया। और उसको कॉल करने के बाद चूंकि एक से ज़्यादा हो सकते थे, तो इसलिए हमने उस पर जो है फॉर इसका लूप लगा के जो है वो सिंपल हमने लूप लगाया, उसके अंदर कॉन्कैटिनेशन करके जो है वो बुक का नाम, क्योंकि उसमें सेव क्या क्या चीज़ हो रही थी, उसमें बुक का नाम सेव हो रहा था, उसमें जो है वो आपका आईडी सेव हो रही थी और ऑथर सेव हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमें सिर्फ शो करवाने के लिए ब्राउजर पर हमने सिर्फ बुक का नेम ले लिया उसमें से, और उसका ऑथर नेम लेके उसको शो करवाया, और वो उसको हमने किसमें सेव कर दिया, बुक लिस्ट str में सेव कर दिया। और उसी को हमने जो है वो रिस्पॉन्स और सेंड में कर दिया। तो जैसे ही अगर यूज़र लिस्ट ऑल बुक देखना चाह रहा है तो उस पर क्लिक करेगा तो ये चीज़ चलेगी जिसके अंदर उसकी लूप चल रहा होगा, और उसके बाद जो है वो सारी बुक्स दिखा रहा होगा। अगर आपने एक और न्यू क्लिक नहीं दोबारा एक और चाहिए, तो हमने दोबारा उसका भी लिंक दिया हुआ है ऐड न्यू बुक का, कि अगर आपको एक और बुक ऐड करनी है तो आप इस पर क्लिक करें, तो जिसकी वजह से हमारे पास दोबारा ऊपर वाला राउट चल के और दोबारा वो हमारा जो रिस्पॉन्स सेंड में जो हमारा जो फॉर्म बना हुआ है वो हमें वो फॉर्म डिस्प्ले करवा देगा। जी जनाब, कुछ चीजें सेंस बना रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है, या बिल्कुल अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है, ऐसे हालात है। सर ये लाइन नंबर 46 पे जो है प्लस और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये किस चीज के लिए? प्लस इक्वल टू क्या काम कर रहा है, कॉन्केटिनेशन करवा रहा है ना दूसरी स्ट्रिंग की। सर लाइन 32 एक बार डिटेल में समझा दें। लाइन 32 एक दफा डिटेल में समझा दें। अच्छा जी, एक काम करता हूँ मैं इस वाले हिस्से को ना थोड़ी देर के लिए, मैं पहले आपको रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी क्या है ये समझ में आ रहा है या नहीं, ये समझ नहीं आया दोस्त? सर ये ऊपर समझ आ कंसोल गया करवा सर। लें रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी को ना, कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में आ क्या रहा है हमारे पास, इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ताकि इनको रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी दिखा दें। क्यूरी। ठीक है, अब इन सारे हिस्से को थोड़ी देर भूल जाएं, ये समझे है ही नहीं, कुछ भी आया इसके अंदर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैंने क्या करा, कंट्रोल जे सॉरी कमांड जे से और कंट्रोल सी से मैंने इसको स्टॉप कराया, और यहाँ पे मैं एक और हार्ड कोड मैसेज भी लिख दूँ कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के नीचे मेरे पास जो भी लिखा हुआ आएगा नज़र, वो मेरे पास क्यूरी के अंदर जो भी मिलेगा वो नज़र आ जाएगा। और मैंने सर्वर को स्टार्ट कराया, और ये जो यूआरएल था ये था एड बुक सक्सेस का, तो एड बुक सक्सेस के ऊपर आता हूँ मैं। अभी आगे मैंने डायरेक्ट ऐसे ही एंटर करा, तो देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ पे आके लिखा क्वेश्चन मार्क हेलो इक्वल्स टू वर्ल्ड WORLD, एंटर कराया, तो ये सही चल गया यहाँ पे। और देखें रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर क्या आया, एक की बनी हेलो और उसकी वैल्यू बन गई वर्ल्ड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आके लिखा एंड, यानी एक और नई की ऐड करो मैं, यहाँ पे कह दिया मैंने क्लास इक्वल्स टू cmed20a, एंटर कराया, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये एक ऑब्जेक्ट बनता चला जा रहा है। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी क्या है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अभी अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी है पूरा हटा दूं क्वेश्चन मार्क के बाद सब कुछ, तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। और अगर क्वेश्चन मार्क के बाद मैं एक एक करके एलिमेंट ऐड करते चला हूँ, पहले मैंने सिर्फ हेलो ऐड करा था जिसकी वैल्यू वर्ल्ड रखी हुई थी, फिर मैंने हेलो ऐड करा जिसकी मैंने वैल्यू वर्ल्ड रखी हुई थी, लेकिन क्लास की वैल्यू मैंने क्या रख दी, cmed20a रख दी। ठीक है, इस तरह ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके अंदर मल्टीपल की और मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। जो हमारे पास फॉर्म, जब मैं यहाँ से फॉर्म सबमिट करवाता हूँ तो इस वाले यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट आती है। तो आते हैं जरा फॉर्म की सबमिशन पे कैसे क्या काम आता है, यहाँ पे लॉक करवा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ऐड न्यू बुक के ऊपर आता हूँ मैं दोबारा वापस, ऐड अनदर बुक, यहाँ पे मैंने बुक का नाम ऐड कराया बुक 001 लैंग्वेज मैंने कही EN, और मैंने कहा ऐड बुक। तो यहाँ देखें क्या है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर दो चीज़ें आई, बुक का नेम और लैंग्वेज। ये बुक नेम का की कैसे बनी, बुक नेम की की बनी आपके इस वाले फील्ड के नेम की वजह से। इसका नेम मैं रख दूं B, सिर्फ कह दूं टाइटल, यहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे, बुक नेम नहीं अब टाइटल आ रहा है। ठीक है, अभी तक क्या आ रहा था, बुक नेम आ रहा था ना,
इसको मैंने कंट्रोल सी से, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, नेम की फील्ड की वैल्यू चेंज कर दी, मैं इसको स्टॉप करा कंट्रोल सी से और दोबारा सर्वर को स्टार्ट कराया, ऐड अनदर बुक वाले फॉर्म पे आया मैं। अब मैंने बुक का नेम यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए कोई सी भी XYZ बुक। लैंग्वेज हमने कहा EN और ऐड न्यू बुक का मैंने। तो अब क्या हुआ, बुक नेम नहीं आया बल्कि अब टाइटल आया XYZ, बुक XYZ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपके पास आ गया टाइटल, क्या आ गया, बुक XYZ आ गया, और लैंग्वेज क्या आ गई, EN आ गई। तो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी क्या चीज़ है जनाब, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी आपके पास ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला हिस्सा होता है, ये चीज़ कहलाती है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल आपको मिल जाएगी गूगल पे। जब मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, लिख के एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा हुआ है सारा ये रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी है, ये सारा रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी है। सही है। इसी में देखें ये आपके पास ये भी लिखा हो रहा था यहाँ पे OQ के अंदर लिखा हो रहा था कि आपने क्या मैसेज आपने क्या सर्च करा, ये उससे रिलेटेड चीज आ रही थी। तो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा चीज जो कहलाएगी ये रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, हमने ये रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी को यूज क्यों करा है, हमने रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी को इसलिए यूज करा है ताकि ये जो मैंने फॉर्म मैंने यूजर के सामने दिखाया हुआ है इससे जो डाटा सबमिट हो रहा है इसको मैं रिसीव कर सकूं। तो हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर जो डाटा रिसीव हुआ है वो वाला डाटा उठाओ, और दो प्रॉपर्टीज और बनाई मैंने, आईडी और ऑथर। इसको मैं अगर थोड़ा सा और सिंपल करके लिख दूं तो मैंने कहा लेट न्यू बुक इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आएगा क्या, टाइटल आएगा, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट टाइटल। इसी के अंदर मेरे पास क्या आएगी, आईडी आएगी, सॉरी आएगी लैंग्वेज, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट लैंग। और क्या आएगा इसके अंदर, आईडी आएगी, आईडी मैंने कह दी डेट डॉट नाउ। और क्या आएगा इसमें जनाब, ऑथर आएगा, AUTHOR ऑथर, ये मैंने कह दिया गेट रैंडम ऑथर वाला फंक्शन यूज कर लो। ये चार चीजें हो गई बुक की, ये चार चीजें मैंने कहाँ पास कर दी, यहाँ पे पास कर दी। अब थोड़ा सा आसान हो गया, दो चीजें क्यूरी से उठा ली और दो चीजें मेरे पास कहाँ से आ गई, मैंने यहाँ पे बना ली, आईडी और ऑथर। ये चारों चीजें मैंने कहाँ पास कर दी, ऐड न्यू बुक को पास कर दी। ऐड न्यू बुक के अंदर से जब भी ये पास होंगी तो मेरे पास वो उस एरे के अंदर पुश हो जाएंगी जिसको यूज करूँ इस वाली लिस्ट को दिखाने के लिए। सेव करवाते दोबारा, कंट्रोल सी से स्टॉप करा, कंट्रोल सी से स्टॉप करा, सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट कराया। बुक नेम मैंने कह दिया B405001, लैंग्वेज मैंने कह दिया EN, ऐड करवाया तो मेरे पास बुक रजिस्टर हो गई। टाइटल के अंदर ये चला गया डेटा, मैंने कहा सी लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स, तो मेरे पास ये दिख रहा है कि ये वाली बुक है और ये वाला ऑथर है उसका। अब थोड़ी सी चीज क्लियर हुई वाली, मेरा ख्याल है वो जो हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज करा तो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था वो शायद। ठीक है सर, समझ आ गया। अब समझ में आ रहा है जी जनाब। अब बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग यहाँ तक के काम कर सकते हैं। अब आप लोग देख के ये चीज़ के क्या 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 हो रहा है यहाँ तक देख के, कोड देखते हुए भी यहाँ तक की चीज़ अचीव कर सकते हैं आप लोग। ये इस तरह की चीज़ करके दिखाइए, स्टार्ट करिए, एक पहले ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाइए, उसके अंदर सिर्फ app.js होगी और कुछ भी नहीं होगा। देन क्या करेंगे, देन आप अपने पास npm init -y से npm स्पेस init स्पेस -y, ये कमांड एग्जीक्यूट करने से क्या पड़ेगा, आपके पास पैकेज डॉट जेसन मिल जाएगी। कौन सी कमांड थी है ना, वो थी आपके पास npm स्पेस init स्पेस -y, इससे आपके पास पैकेज डॉट जेसन मिल जाएगी। फिर आप आके लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस -save, इससे आपके पास एक्सप्रेस जेस इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगे जनाब, आप फिर ये काम करेंगे कि ये एक्सप्रेस को रिक्वायर कराएंगे, एक्सप्रेस को ऐप के अंदर स्टोर करवाएंगे और ऐप डॉट लिसन करवा देंगे, तो आपका सर्वर लिसनिंग मोड में आ गया। इसके बाद आपकी मर्जी, आप कुछ भी काम करवाते रहें, अलग अलग यूआरएल बनाएं, अलग अलग एंड पॉइंट बनाएं, अपनी मर्जी काम करवाएं। यहाँ पे हमने सिर्फ वेलकम करवा दिया था, फिर ऐड न्यू बुक का एक अलग यूआरएल बनाया, फिर बुक सक्सेस का एक यूआरएल बनाया अलग से, और फिर लिस्ट ऑल बुक का एक यूआरएल बनाया। तो थोड़ा सा स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस का टाइम ले लेते हैं। यहाँ तक कर मैं स्क्रीन यहाँ तक की अवेलेबल, रिकॉर्डिंग पॉज करूँ मैं ताकि आप अपने पास प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, अब अभी तक हमने जो काम करके देखा उसके अंदर हमने 3 डिफरेंट यूआरएल्स बनाए हुए थे। ऐड न्यू बुक के नाम का यूआरएल था, ये तो स्लैश वाला था, इसको तो छोड़ दें, कुछ भी काम नहीं कर रही, तो सिर्फ स्टैटिक हार्डकोड मैसेज दिखा रहा है। तो ऐड न्यू बुक वाला एक मैसेज यूआरएल था हमारे पास, ऐड बुक सक्सेस हमारे पास एक यूआरएल था, और लिस्ट ऑल बुक्स का हमारे पास ये एक अलग यूआरएल था। तो 3 अलग अलग काम हो रहे थे जिसमें हमने 3 अलग अलग यूआरएल्स की मदद से काम करा हुआ था। अब नेक्स्ट क्या करने जाएंगे, नेक्स्ट हम ये काम करेंगे
कि अभी जो हमने इस फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट करवाया है वो गेट के थ्रू डेटा सबमिट करवाया है। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह कि पोस्ट के थ्रू डेटा कैसे सबमिट करवाते हैं और फिर उसको यूज़ करेंगे। और कल हम इंशाल्लाह उसी पोस्ट के थ्रू डेटा सबमिट करवाने की मदद से लॉगिन टाइप की चीज़ बना के देख लेंगे कि लॉगिन फॉर्म कैसे काम करता है, और मिडिलवेयर एक दफ़ा देखने के बाद इंशाल्लाह लॉगिन फॉर्म बना के देख लेंगे कि लॉगिन फॉर्म कैसे काम करता है। तो उसके लिए भी हमें पोस्ट का थ्रू डेटा भिजवाना ज़रूरी होगा। पोस्ट के लिए हम क्या करते हैं जनाब, हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के बजाय हमारे पास जो डेटा मिलता है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डेटा मिलता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे एड्रेस बार में डेटा लिखा हुआ नजर नहीं आता, लेकिन उस डेटा को पार्स करने के लिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से डेटा निकालने के लिए हमें एक और थर्ड पार्टी मॉड्यूल जिसका नाम है बॉडी डैश पार्सर वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको यूज़ करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर बॉडी पार्सर एक्सप्रेस जेस के साथ, ठीक है जी। एक्सप्रेस की एक मिडिलवेयर है। मिडिलवेयर्स क्या होती हैं कल हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे डिटेल में। अभी मिडिलवेयर में से एक टाइप की चीज़ मिडिलवेयर जिसका नाम है बॉडी पार्सर, ये हम यूज़ करके देख रहे हैं। यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा इनक्लूड इंस्टॉल बॉडी डैश पार्सर, और हम माइनस माइनस सेव के फ्लैग के साथ इंस्टॉल करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आते हैं, टर्मिनल के अंदर आते हैं, कंट्रोल सी से मैंने इसको स्टॉप करा, ठीक है। हमने कहा npm install install body dash parser parser माइनस माइनस सेव। बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो जाएगा अभी जल्दी से। यहाँ पर बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इसका यूजेज जो है ना यहाँ पर नीचे बताया हुआ होगा, ये रहा इसका यूजेज। आपने उसी को रिक्वायर करवाना है और ऐप डॉट यूज़ करके उसको बॉडी पार्सर को यूज़ करना है। ये दो जो लाइंस हैं ये क्या काम करती हैं इसको हम कल डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ऐप डॉट यूज़ हम कल देखेंगे मिडलवेयर्स क्या होते हैं। बट अभी क्योंकि हमारे पास फॉर्म है तो इसलिए मैं इसको जल्दी से आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाना चाह रहा था। बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो गया, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको बॉडी पार्सर को रिक्वायर करवाता हूँ। एक कन्वेंशन ये होती है कि जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं वो टॉप पे रिक्वायर हो जाने चाहिए। तो कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इक्वल्स टू रिक्वायर कर लो। रिक्वायर की स्टेटमेंट एक मिनट आ जाएगी, REQUIRE, रिक्वायर कर लो किसको, बॉडी डैश पार्सर को। बॉडी पार्सर इंपोर्ट हो गया हमारे पास, रिक्वायर हो गया। अब हमें इस बॉडी पार्सर को जस्ट यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे ना सबसे ऊपर आपको अपनी मिडलवेयर रखनी चाहिए आमतौर पे। इसके सीक्वेंस से फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है ये कल आपको ताबिश इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। ताबिश कल आप इंशाल्लाह स्टार्ट फिर क्या नाम है मिडलवेयर से करवा देगा शुरू क्लास, ठीक है। डन डन बिल्कुल ठीक है। हमने कहा ऐप डॉट यूज़ को मैंने क्या पास करूँगा, दो चीज़ें पास करूँगा। बॉडी पार्सर के दो चीज़ होती है, URL इनकोडेड और जेसन। URL इनकोडेड जो होते हैं वो जो फॉर्म्स के थ्रू डेटा सबमिट होता है वो इसके लिए यूज़ होता है, और एप्लीकेशन स्लैश जेसन यानी जो आपके पास हमने देखा था फेच वाली तरीके से जो हम डेटा सबमिट करवाते हैं उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन डैश जेसन यूज़ होता है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन फॉर्मेट का यूज़ होता है। हमें दोनों यूज़ करना है तो मैं एक्जैक्टली ये दोनों लाइन कॉपी करके आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडेड, इसके अंदर पास करते हैं एक्सटेंडेड कॉलन फॉल्स। अब ये एक ही दफ़ा एप्लीकेशन में बस ये लिख दिया ना काफ़ी है, ठीक है। और इसी तरह आपने लिखा ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसन, और उसको भी राउंड ब्रैकेट पास करेंगे। सेव करवाया इसको मैंने, ये मैंने क्या करा बॉडी पार्सर को यूज़ कर लिया। अब मेरे पास जो बजाय मैं इसके गेट के थ्रू भिजवाऊँ, मैं यहाँ डेटा भिजवाऊँगा पोस्ट के थ्रू, और जब मैं पोस्ट के थ्रू भिजवाऊंगा डेटा तो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी तो मेरे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट टाइटल करूँ, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के साथ साथ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी लॉक करवा देता हूँ। जैसे रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी एक ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट खाली आता अगर मैं ये वाला काम नहीं करवाता कि बॉडी पार्सर को यूज़ नहीं करवाता। बॉडी पार्सर यूज़ करना ज़रूरी है और साथ में मेथड जो है वो पोस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैंने क्लियर करा, सर्वर को स्टार्ट करा मैंने, नोड ऐप डॉट जेएस, सर्वर चल गया। हम आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और अपनी एप्लीकेशन के अंदर आ गए। लिस्ट ऑल बुक्स के ऊपर नहीं जाना हमने, बल्कि हमें जाना है ऐड न्यू बुक के ऊपर। ऐड डैश न्यू डैश बुक फॉर्म आ गया आपके पास। इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे जनाब, डेटा सबमिट करेंगे। तो मैंने कहा बुक 10 लैंग्वेज EN ऐड न्यू बुक, कैन नॉट पोस्ट ऐड न्यू बुक। एरर क्या आ गया मेरे पास, जैसे कैन नॉट गेट का एरर आता था वैसे मेरे पास एरर है कैन नॉट पोस्ट। वो कह रहे हैं जनाब आप ऐड बुक सक्सेस पे जा रहे हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपने पोस्ट का तो URL रजिस्टर ही नहीं करा हुआ।
हमने यहाँ पे जो URL रजिस्टर करा हुआ है ऐड बुक सक्सेस का, वो तो गेट का करा हुआ है, तो यहाँ पे ऐप डॉट गेट की जगह हम क्या कह देंगे, ऐप डॉट पोस्ट कह देंगे, क्योंकि अब हमारे पास डाटा पोस्ट की में आ रहा है। ये जो ऐड बुक सक्सेस का डाटा आ रहा है ये पोस्ट के थ्रू आ रहा है। स्टॉप करा मैंने, सर्वर को स्टार्ट कराया, दोबारा आता हूँ ऐड न्यू बुक के ऊपर, इसको मैंने कहा बुक 10 और लैंग्वेज मैंने कह दिया EN, इसको ऐड करवाया जनाब। उसी तरह मेरे पास आ गया योर बुक हैज़ बीन रजिस्टर्ड, पोस्ट की रिक्वेस्ट आई थी इस दफ़ा ऐड बुक सक्सेस के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूरी पैरामीटर के अंदर जो डाटा आ रहा था वो क्यूरी पैरामीटर के अंदर डाटा नहीं आया इस दफ़ा। अगर मैं आपको कंसोल से दिखाऊँ लॉग मैसेज से, तो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी आपके पास क्या आ गई, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहा, लेकिन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है उसके अंदर आपके पास अब वही वाला डाटा आ रहा है, टाइटल और लैंग्वेज। तो इतना सिंपल सा फर्क पड़ता है कि आपने क्या करना है, पोस्ट से गेट से पोस्ट कर देना है, आपका सर्वर भी गेट से पोस्ट पर चले जाएगा, अब लिसन करेगा इस वाली URL को, और आपके सर्वर जो है वो बॉडी पार्सर का मॉड्यूल यूज कर रहा हो। तो अब आपको बजाय डाटा रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में मिले, जैसे यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में डाटा मिल रहा था पहले, तो बजाय इसके कि अब आपको डाटा रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में मिले, अब आपको डाटा जो है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। दिस इज हाउ पोस्ट या secure data, a little bit secure data you can send to your server using different HTTP verbs। कि आपके पास HTTP verbs अलग अलग होते हैं, गेट के, पोस्ट के, पुट के, डिलीट के अलग अलग verbs हैं। हमने गेट और पोस्ट यूज करके देखा है भी सिंपल। पोस्ट के अंदर नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि आप यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर टाइप करके पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, एड्रेस बार के अंदर आप टाइप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट जाएगी। सही है। अगर मैं ये आऊँ कॉपी करूँ, यहाँ पे आके नया URL खोलूँ, तो मेरे पास आएगा कैन नॉट गेट। जब भी आप एड्रेस बार में अंदर आके टाइप करेंगे कैन नॉट गेट की रिक्वेस्ट आएगी, आपके पास हमेशा गेट की रिक्वेस्ट आएगी एड्रेस बार की मदद से। फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आप हाँ गेट और पोस्ट दोनों करवा सकते हैं। तो हमने फॉर्म सबमिट करवाया, पोस्ट की मदद से सबमिट करवाया, हमने कहा कि इस वाली URL पे पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी, और बजाय इसके क्या रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से डाटा उठाते, अब हमने क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से डाटा उठाया। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमें डिफॉल्ट स्टेट में खाली मिलती है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलता। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पॉपुलेट करने के लिए हमने क्या करा, ये बॉडी पार्सर का मॉड्यूल यूज कर लिया। बॉडी पार्सर का मॉड्यूल क्या काम करके दे रहा है हमें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डाटा अवेलेबल करवा के दे रहा है हमें। मेरा ख्याल ये तो सिंपल सी चीज़ थी, ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। हमें एक दफ़ा यूज़ करना टॉप के ऊपर, और फिर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी पोस्ट के अंदर जो भी डाटा आएगा वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमें वो डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। लिस्ट करके देख लेते हैं कि लिस्ट के अंदर वो डाटा दिख भी रहा है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट के अंदर आ गया कि बुक 10 को ऑथर 01 मिला हुआ है, और एड अनदर बुक करता हूँ मैंने कहा बुक 100, ऑथर इन लैंग्वेज मैंने कह दिया AR इज अरबिक है, सी ऑल बुक्स। तो मेरे पास दो आ गए हैं कि बुक 10 को ऑथर 1 मिला हुआ है, बुक 100 को ऑथर 3 मिला हुआ है। इस तरह जनाब मेरा ये वाला काम चल रहा है। तो हमने क्या देखा आज, हमने आज देखा कि एक्सप्रेस जेएस के अंदर किस किस तरह आप अलग अलग तरह से रिक्वेस्ट के URLs बना सकते हैं। ठीक है, हमने अलग अलग 3-4 अलग अलग URL बना के देखे, और भी पॉसिबल URL तरीके बनाने के तरीके हम आहिस्ता इंशाल्लाह देखेंगे कि हमें देखना है एक्सप्रेस डॉट राउटर क्या चीज़ होती है, ये देखना है हमें भी इंशाल्लाह। हमें बॉडी पार्सर देखना है हमने, और डिफरेंट मिडिलवेयर्स देखेंगे। हम पहले देखेंगे डिफरेंट प्लेन मिडिलवेयर होती क्या चीज़ है, ऐप डॉट यूज क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देखेंगे अपना मिडिलवेयर कैसे लिखते हैं, और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर क्या चीज़ होते हैं, और हमें देखना है स्टैटिक्स क्या चीज़ होती हैं, लेआउट्स क्या चीज़ होते हैं, ये देखना है हमें, व्यूज़ क्या चीज़ होती हैं, ये देखना है हमें। तो कल हमारा दिन इसी में गुजर जाएगा इंशाल्लाह। और फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट संडे जो है हम सॉकेट्स को थोड़ा सा देखने के बाद डेटाबेस पे मूव कर जाएंगे शायद। लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोसीड। आज के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा। कोई सवालात किसी के हो तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए प्लीज़, ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएं, और मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में अपनी इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा। कल वाली क्लास से पहले इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ताकि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे कल क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ सकें। ऐसा ना हो कि हम बहुत आगे बढ़ जाएं, फिर आपके पास शुरू में बेसिक्स में, बाद में 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आपके पास प्रॉब्लम आए। बेहतर होगा कि आप मुझसे कल आज वाले प्रॉब्लम कल पूछ लें, ताकि कल जब हम कोड करूँ तो हम उन चीज़ों को मज़ीद क्लियरिफाई करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।